सो दिस इज डे 9 ऑफ 270 एंड आप लोग देख सकते हैं कि कैपेसिटर्स की वीडियो आप लोग अब देखने वाले हैं यार। तो कैपेसिटर्स हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं एंड ये है डीसी पांडे। ठीक है। ऐसी बुक जिससे मुझे लगता है कि अगर आप लोग ने इसके जो सिंगल करेक्ट है और जो आपका लेवल 1 एक्सरसाइज है विद एग्जांपल्स अगर आपने कर लिए तो मुझे नहीं लगता मेंस में इसके बाहर अभी कुछ आने वाला है। डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से आते हैं बेटा, और सेम ही कॉन्सेप्ट के आते हैं। हम लोग देखेंगे जब हम लोग PYQ भी सॉल्व करेंगे। ठीक है। तो हम लोग देखते जाएंगे भाई, ये डीसी पांडे सॉल्व, डीसी पांडे सॉल्व, डीसी पांडे सॉल्व। ठीक है। चलो यार, तो कैपेसिटर से स्टार्ट करते हैं। तो पढ़ते हैं बेटा कैपेसिटर। ठीक है। ऑल राइट। तो कैपेसिटेंस होता क्या है, हम लोग जो देखो जो पढ़ा हुआ होगा वो ऑब्वियसली स्किप करते जाएंगे वो वाला पार्ट। ठीक है। लेकिन एक बार थियोरी ज़रूर पढ़ेंगे। कैपेसिटेंस का मतलब क्या होता है वो वहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो वी कैन नॉट हैंडल फ्री पॉइंट चार्जेस, सो दस वन यूज ऑफ अ कंडक्टर इज टू स्टोर इलेक्ट्रिक चार्ज। हम लोग बेसिकली चार्ज को स्टोर करने के लिए कैपेसिटर का कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं। बट एवरी कंडक्टर हैज़ अ मैक्सिमम लिमिट। उससे ज़्यादा वो नहीं होता। हम लोग ने बोला था कि अगर उससे ज़्यादा वहाँ पर चार्ज आप देने जा रहे हो तो आपके जो बाजू वाली जो सराउंडिंग है वो आयनाइज हो जाएगी, और अगर बाजू वाली सराउंडिंग आयनाइज हो जाएगी तो बहुत गंदा चार्ज का आपका लीकेज होने लग जाएगा, और आप लोग के ऑपोजिट चार्जेस उस प्लेट पर आ जाएंगे, जिसकी वजह से मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द चार्ज जो एक्यूमुलेट हुई थी वो धीरे धीरे कम होने लग जाएगी। ये चीज़ हम लोग ने NCERT में भी पूरी की पूरी पढ़ी थी। ठीक है। तो कैपेसिटर इज अ डिवाइस विच कैन स्टोर मोर इलेक्ट्रिक चार्ज और पोटेंशियल देन अ सिंपल कंडक्टर। सिंपल कंडक्टर से ज़्यादा ये चीज़ एक स्टोर कर सकता है। ठीक है। तो बियॉन्ड दैट लिमिट द डायलेक्ट्रिक इन विच द कंडक्टर इज प्लेस बिकम्स आयनाइज, ये हम लोग ने बात करी। एंड कैपेसिटर इज अ डिवाइस विच कैन स्टोर मोर इलेक्ट्रिक चार्ज और पोटेंशियल एनर्जी कंपेयर टू एन आइसोलेटेड कंडक्टर। तो ये हम लोग ने बेटा कैपेसिटर का फॉर्मूला पढ़ा था। व्हेन अ चार्ज Q इज गिवन टू अ कंडक्टर इट स्प्रेड्स ऑल ओवर द सरफेस एंड द होल कंडक्टर कम्स टू द सेम पोटेंशियल। उसकी पूरी की पूरी वैल्यू सेम पोटेंशियल की हो जाती है, मतलब इक्वी पोटेंशियल आप लोग का बन जाता है। So V is directly proportional to Q. If V is proportional to Q, V is equal to Q by C, C is equal to Q by V, या फिर VC is equal to Q. ठीक है। तो कैपेसिटेंस ये होता है। फैरेड इटसेल्फ इज अ लार्ज यूनिट, ये हम लोग ने पढ़ा था। ठीक है। ऊपर वाली चीज़ें ये सब लोग हम लोग देख चुके हैं। चलो, मेथड ऑफ फाइंडिंग कैपेसिटेंस ऑफ अ कंडक्टर। तो Q by V से आप लोग ढूंढ सकते हो फाइंड पोटेंशियल ऑन इट ड्यू टू द चार्ज. This potential V will be the function of Q, and finally find Q by V, which is the desired capacitance. ठीक। When a charge Q is given to a spherical conductor, तो अब हम लोग capacitance of a spherical conductor पढ़ रहे हैं। ये एक obviously अलग है आप लोग का, तो आप लोग को ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि इसमें कैसे होता है। तो बेटा यहाँ पर लेकिन जो भी कॉन्सेप्ट लगेगा ये हमारा किसका लगेगा, पोटेंशियल का लगेगा। तो पोटेंशियल हम लोग ने ऑब्वियसली स्फेरिकल कंडक्टर का पढ़ा हुआ है। ठीक है। देखो, हम लोगों ने बेसिकली वैल्यू स्फेरिकल कंडक्टर की पोटेंशियल की वैल्यू हम लोगों ने देखी थी। ठीक। तो वो आता है KQ/R। ठीक है। हम लोग ने बोला था कि चार्ज आपका सेंटर पर रिसाइड कर जाता है, आप ये मान के चलो एक बार, तो आप लोग की पोटेंशियल की वैल्यू आ जाएगी KQ/R। ठीक है। तो आप लोग को यहाँ पर देखना है, बस आप लोग को ये देखना है पोटेंशियल इज इक्वल टू बेटा आप लोग का होता है KQ/R। तो आप लोग को यहाँ से Q/V आप लोग को पता है C होता है, तो V इधर आ जाएगा, तो R/K इज इक्वल टू आप लोग का C हो जाएगा। तो इसलिए आप लोग की C की वैल्यू हो जाती है 4πε0R, क्योंकि ये 1/4πε0 होता है, ऊपर चला जाएगा। ठीक है। तो यहाँ से हम लोग को ये पता लग गया कि कैपेसिटेंस डिपेंड्स अपॉन द रेडियस की वैल्यू, क्योंकि ये तो आप लोग का कांस्टेंट है 1/9 इंटू 10⁹। ठीक है। आप लोग का यहाँ पर देखो C इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R, सो C डिपेंड्स ऑन रेडियस। ठीक है। और तो अर्थ का भी, अर्थ क्यों भी एक स्फेरिकल कंडक्टर है, तो अर्थ का भी अगर आप ढूंढने के लिए जाओ तो आप लोग की वैल्यू ऑफ अर्थ रेडियस ये डालोगे। मैंने आप लोग को बताया भी था कि 711 आप लोग का माइक्रोफैरेड आप लोग की वैल्यू आती है अर्थ की। ठीक है। एक्स्ट्रा पॉइंट्स टू रिमेंबर, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, ये हम लोग ने बात की हुई है कि मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड
अ डाइलेक्ट्रिक कैन विथस्टैंड जब तक वो आयनाइज ना हो, ठीक है. इन एन इंसुलेटर मोस्ट ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स आर टाइटली बाउंडेड. इफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड एन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्ट्स ऑन these electrons in the opposite direction. As electric field increases, this force also increases. After a certain value of electric field, force becomes so large that these bounded electrons आपके टूट जाते हैं, knocked out, and this maximum electric field is called the dielectric strength. ये सब कुछ NCERT में पढ़ा था. अभी तक हमने कुछ भारी भरकम नहीं पढ़ा है. अभी हम लोग देखने वाले with the help of capacitance and dielectric strength of an insulator we can determine the maximum charge or energy which can be stored. तो कैपेसिटेंस ऑफ अ कंडक्टर इज दिस, व्हाट चार्ज इज रिक्वायर्ड. तो ये तो ठीक है बेटा, ये तो बेसिक क्वेश्चन हो गया. आगे बढ़ते हैं, ठीक है. रेडियस ऑफ अ स्फेरिकल कंडक्टर इज दिस, दिस इज केप्ट इन अ डाइलेक्ट्रिक मीडियम ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट दिस, ठीक है. तो आप लोग का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की यहाँ पर आप लोग को वैल्यू दी हुई है. फाइंड द कैपेसिटेंस ऑफ द कंडक्टर. तो कैपेसिटेंस क्या होता है, आर डिवाइडेड बाय के. तो आर डिवाइडेड बाय के की हम लोग वैल्यू डाल देंगे, ये हो गया. मैक्सिमम चार्ज विच कैन बी स्टोर्ड ऑन दिस कंडक्टर, ठीक है. तो अब बेटा यहाँ पर थोड़ा सा हम लोग को एक चीज समझनी है कि मैक्सिमम चार्ज दैट कैन बी स्टोर्ड ऑन कंडक्टर. अगर मैं यहां से देखूं, सीवी ढूंढूं, सीवी ढूंढने पर आपका ये, ठीक है, आप लोग के पास पोटेंशियल नहीं है, तो मैं पोटेंशियल कहां से ढूंढूं. मेरे पास बेटा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू है 10⁶ न्यूटन पर कुलम. खुद सोचो जरा, न्यूटन पर कुलम किसकी यूनिट थी, न्यूटन पर कुलम. फोर्स अपॉन चार्ज, फोर्स अपॉन चार्ज, फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड. समझ में आया. कभी कभी चीज़ें नहीं समझ में आती तो आप लोग यूनिट से सोच सकते हो. तो फोर्स अपॉन चार्ज, मेरे पास बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है. तो क्योंकि एक स्फेरिकल कंडक्टर है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू इनटू रेडियस विल गिव मी पोटेंशियल, है ना. तो देख लो बेटा, ठीक है. तो मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द सरफेस ऑफ स्फेरिकल कंडक्टर इज इक्वल टू दिस. ये आप लोग की वैल्यू है. एंड आप लोग यहाँ से अगर आप देखोगे तो क्यू की वैल्यू आप लोग ढूंढ सकते हो इलेक्ट्रिक फील्ड से. तो ये आप लोग की क्यू की देखो वैल्यू आ जाएगी, दैट इज 4.4 इंटू 10⁻⁻⁴. अगर आप लोग वैल्यू सब्सटीट्यूट करोगे तो आपके पास आर की वैल्यू है 2 मीटर, ठीक है. सब कुछ सब्सटीट्यूट किया, ये आप लोग के पास आ गया, ठीक है. तो बस यहाँ पर और कुछ तो है नहीं. मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड, तो मैक्सिमम चार्ज विच कैन बी स्टोर्ड ऑन दिस कंडक्टर, क्यू इज इक्वल टू, यहाँ से आप लोग निकाल सकते हो ई इंटू आर स्क्वायर. ई की वैल्यू आप लोग के पास दी हुई थी, ठीक है. तो ये अभी तक बेसिक था. यहाँ पर कुछ अभी तक देखो कुछ मेहनत नहीं की है. तो जब तक हम लोग मेहनत नहीं करेंगे तब तक हम लोग भी ठीक है भाई. डीसी पांडे इज लाइट लाइट लाइट. जैसी मेहनत का टाइम आ जाएगा तो पूरा का पूरा कॉन्सेप्चुअली हम लोग को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि चलता क्या है यहाँ पर. सो एनर्जी स्टोर्ड इन अ चार्ज कैपेसिटर, और यहीं पर मैंने बेटा टॉपिक छोड़ा था हमारे एनसीईआरटी का, एनर्जी स्टोर्ड इन अ चार्ज कैपेसिटर. वहाँ से अब बेटा आगे हम लोग को यहाँ पर देखना है. तो इसको समझेंगे बेटा हो क्या रहा है, ठीक है. इसको बेटा डायग्रामेटिकली समझो. इसमें डायग्राम है क्या नीचे, नहीं है ना, ठीक है. तो हम लोग डायग्रामेटिकली इसको समझेंगे. मैंने यहीं पर छोड़ा था आप लोग का बेटा, तो इसको ज़रा ध्यान से समझो, ठीक है. बेसिक कोई भी कैपेसिटर के लिए समझ लो, फिर उसके बाद पैरेलल प्लेट के लिए भी मैं नॉर्मली समझा ही दूंगा जब हम लोग पैरेलल प्लेट पर आएंगे. वर्क हैज़ टू बी डन इन चार्जिंग अ कंडक्टर अगेंस्ट द फोर्स ऑफ रिपल्शन बाय द ऑलरेडी एग्जिस्टिंग चार्जेस ऑन इट. This work is stored as a potential energy in the electric field of the conductor. Suppose a conductor of capacity C is charged to a potential V0 and let Q0 be the charge on the conductor at this instant. The potential of the conductor then when during charging the charge on it was Q less than Q0. अब इसका मतलब क्या है बेटा, इसको समझते हैं. Let's suppose आपके पास कोई भी रैंडमली एक कंडक्टर है, ठीक है. आप लोग के पास रैंडमली कंडक्टर है. इस रैंडम कंडक्टर को आप पोटेंशियल दे रहे हो. कैसे पोटेंशियल दे सकते हो बेटा, बैटरी एक प्लस माइनस कनेक्ट कर दो, इसको चार्ज दे दो तो इसके पास पोटेंशियल बढ़ने लग जाएगा. तो लेट्स सपोज मैंने इसको एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया. अभी के लिए मान लो इसको मैंने एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया. क्या होगा बेटा, चार्ज यहाँ से फ्लो करेगा, 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 और यहाँ पर बेटा चार्ज एक्यूमुलेट होने लग जाएगा. तो उन्होंने बोला कितना चार्ज, सपोज अ कंडक्टर ऑफ कैपेसिटी सी, इसकी कैपेसिटी मेरी फिक्स्ड है जो कि है सी, कि मैक्सिमम इतना ही चार्ज ले सकता है. तो कैपेसिटी हमेशा हर कंडक्टर की फिक्स तो होगी, ठीक है. अनटिल आप उसके अंदर डाइलेक्ट्रिक घुसेड़ रहे हो, ये हम लोग ने पढ़ा था, ठीक है. इट इज चार्ज टू अ पोटेंशियल V0. ओके जी, हमने बेसिकली तुम ये मान लो कि V0 दिया है, V0 दिया है, एंड लेट Q0 बी द चार्ज ऑन द कंडक्टर एट दिस इंस्टेंट. तो जितना टाइम आपने V0 को देने में लगा तब तक आपका Q0 चार्ज यहां पर एक्यूमुलेट हो गया बेटा,
ठीक है, जैसे ही मैंने पोटेंशियल दिया तो चार्ज फ्लो होने लगा, पहले अनचार्ज था, सारा चार्ज यहाँ इस कंडक्टर पर चिपकने लग गया और उसके पूरे सरफेस पर चार्ज आपका जुड़ने लग गया। ठीक है, देखो बेसिक समझो, ठीक है, बहुत ही बेसिक। ठीक है, बी द चार्ज ऑन द कंडक्टर एट दिस इंस्टेंट, द पोटेंशियल ऑफ द कंडक्टर ड्यूरिंग चार्जिंग, द चार्ज ऑन इट वाज क्यू लेस देन क्यू नॉट। अब ध्यान से समझो, ये मैंने बोला कि टाइम टी इंस्टेंट पर, मतलब आप ये समझो कि 2 सेकंड बाद पूरा पोटेंशियल यहां पर ये हो गया। देखो, जब आपने चार्जिंग स्टार्ट की थी, आप खुद सोचो, जब आप चार्जिंग स्टार्ट करते हो अपने मोबाइल की, लेट सपोज आपने चार्जिंग स्टार्ट की, मेरा उधर रखा हुआ है इसलिए मैंने पॉइंट किया ऐसे, चार्जिंग आप लोग ने स्टार्ट करी, क्या होता है बेटा, 1% चार्ज होता है, 2, 10, 20, फिर 100। जैसे ही आपने चार्जिंग स्टार्ट की तो धीरे धीरे चार्ज जाएगा, ठीक है, और फिर वो पूरा उसके अंदर एक कैपेसिटी जितनी है उतना ये चार्ज को रख लेगा। बिल्कुल बेटा, आप लोग नॉर्मली बैटरी की तरह ही समझो कि बैटरी की तरह चार्ज करना है, तो आप लोग को हमेशा समझ में आएगा। इसका मतलब लेट सपोज मैं ये बोल रहा हूं कि ये जो वोल्टेज है ना, ये मेरे लिए 25% बैटरी है बेटा, ये मेरे मोबाइल के लिए कितनी बैटरी है, 25%। तो तुम खुद सोचो, एक टाइम ऐसा आएगा जब 20% आपने वोल्टेज दी होगी, ठीक है, 20% दी हुई होगी, तो आप लोग ये समझो 25% पर अगर 25 कूलम चार्ज आ रहा है, अगर 25 वोल्ट पर 25 कूलम चार्ज आ रहा है, ठीक है, धीरे धीरे आप लोग की सप्लाई जा रही है, ठीक है, तो ऑब्वियसली 20% के आसपास पर 20 कूलम चार्ज जाएगा। समझ में आ रही है बात? ठीक है, जब तक मैंने सिर्फ और सिर्फ 20% आप लोग को सिर्फ उतने टाइम पीरियड के लिए लगाया है, मतलब ये चीज़ टाइम पर डिपेंड करती है, इससे ये चीज़ समझ में आ रही है, और आगे भी हम लोग ये चीज़ देखने वाले हैं। ठीक है, आपने चार्ज देना डाला, धीरे धीरे चार्जेस जा रहे, तो 25 पर 25 कूलम चार्ज हुआ, तो 20 पर 20 कूलम चार्ज ही आएगा उसके पास, एक बार के लिए। एक बार ऐसा सोचो, अगर ये चीज़ है तो बेटा यही कॉन्सेप्ट से अब हम लोग इसको प्रूफ करेंगे। तो उसने ये चीज़ बोल दी कि लेट वी बी द पोटेंशियल विच इज लेस देन वी नॉट। तो बेसिकली वी मेरा क्या है, 20 वैल्यू का पोटेंशियल है। ठीक है, हम लोग को पता है v क्या होता है बेटा, q बाय सी। हम लोग को पता है कि जितना चार्ज इधर q जाएगा इस v वैल्यू पर, वो कितना जाएगा, cv के इक्वल, कैपेसिटी इनटू वोल्टेज। जितना आपने वोल्टेज तो नहीं, पोटेंशियल डिफरेंस अभी मैं बात करूंगा। ठीक है, जितना आपकी इसकी कैपेसिटी है, उतना जितनी आपकी इसकी कैपेसिटी है इनटू अगर आपने पोटेंशियल डिफरेंस जितना दिया है, उतना ही चार्ज ये उस मोमेंट ऑफ इंस्टेंट पर ये होल्ड कर पाएगा। समझ में आती है बात? ठीक है, नाउ वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ स्मॉल चार्ज डी क्यू एट दिस पोटेंशियल। अगर सिंपल सी बात है, लेट सपोज मेरे पास एक स्मॉल चार्ज है, स्मॉल चार्ज, उसको मैं इसके पास लेकर के आ रहा हूं। ठीक है, एक सेकेंड। ठीक है, लेट सपोज मैं एक स्मॉल चार्ज डी क्यू इस पोटेंशियल के पास चीज को लेकर के आ रहा हूं, वर्क डन करवा रहा हूं। तो बेटा डी डब्ल्यू इज इक्वल टू वी डी क्यू। वी डी क्यू का क्यों मतलब, क्योंकि बेटा कंडक्टर है, चार्ज है, तो उसकी वजह से एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा। पोटेंशियल डिफरेंस इनटू चार्ज की वैल्यू वर्क डन होती है बेटा। पोटेंशियल डिफरेंस इनटू चार्ज की वैल्यू वर्क डन होती है बेटा। अभी तक हम लोग ने जब स्टार्टिंग ऑफ दिस चैप्टर पढ़ा था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनसीईआरटी में, तो हम लोग क्या बोलते थे भाई, एक चार्ज अगर इधर फिक्स है तो उसकी वजह से सराउंडिंग में के क्यू बाय आर की पोटेंशियल होगी, तो सिंपल सी बात है, इस कंडक्टर की वजह से भी तो सराउंडिंग में कोई पोटेंशियल होगी। और अगर मैं डी क्यू चार्ज दूर से इस कंडक्टर के पास लेकर के आ रहा हूं, लेट सपोज ऐसा समझो, देखो पहले लाइन में वर्क हैज टू बी डन इन चार्जिंग अ कंडक्टर अगेंस्ट द फोर्स ऑफ रिपल्शन बाय द ऑलरेडी एग्जिस्टिंग, दिस वर्क इज स्टोर्ड एज दिस। तो अगर आप दूसरे एक चार्ज लेट सपोज आप लेकर के आ रहे हो, इसके ऊपर एक चार्ज लेकर के आ रहे हो, इसका ही एक चार्ज ऊपर इसके पास लेकर के आ रहे हो, तो वर्क डन कितना लगेगा, आप बेसिकली ये बताने की कोशिश कर रहे हो। तो पोटेंशियल इसकी वजह से इंटू डी क्यू चार्ज को आप लेकर के आ रहे हो इसके ऊपर, डी क्यू चार्ज को इधर से कहीं पर मूव करवा रहे हो इसके ऊपर, तो आप लोग का टोटल वर्क डन आप लोग का क्या हो जाएगा, यू जीरो टू क्यू नॉट, वेर क्यू नॉट इज योर मैक्सिमम वैल्यू। इधर ये लोग क्यू नॉट इसकी मैक्सिमम चार्ज की वैल्यू ले रहे हैं। ठीक है, तो जीरो टू क्यू नॉट आप इंटीग्रेट मारोगे तो v की वैल्यू आप लोग q बाई सी लिख दोगे। ठीक है, तो q बाई सी डी क्यू, क्यू का
क्यू डी क्यू का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा बेटा, इंटीग्रेशन क्यू की पावर 1 डी क्यू, आंसर हो जाएगा क्यू स्क्वायर बाय 2। तो यहां से आप क्या हो गया क्यू स्क्वायर बाय 2, और आप लोग का फाइनल चार्ज क्योंकि क्यू नॉट है, इनिशियल चार्ज आप लोग का 0 था, तो आप लिमिट डालोगे तो आंसर आप लोग का ये आ जाएगा। तो इसको अगर मैं स्टेप एक बार बताऊं तो आप लोग का आएगा क्यू स्क्वायर बाय 2c, आप लोग का आएगा फ्रॉम 0 टू क्यू नॉट लिमिट, तो पहले क्यू नॉट स्क्वायर बाय 2c डलेगा माइनस 0 हो जाएगा, एंड हेंस आप लोग का आंसर ये आ जाएगा। ठीक है, ये आप लोग का प्रूफ है। दिस वर्क इज स्टोर्ड एज द पोटेंशियल एनर्जी, तो ये वर्क आपका पूरा का पूरा पोटेंशियल एनर्जी की तरह स्टोर हो जाएगा। तो ये तो बेटा बेसिक था, ये तो आप लोग का प्रूफ था। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए अभी हम लोग बाद में भी करेंगे, और अगर आप लोग क्यू नॉट की जगह सी वी नॉट से सब्सटीट्यूट करते हो तो ये सारी चीज़ें आप लोग की हो जाती हैं। ठीक है, टू अ पोटेंशियल वी इज गिवन इफ इट चार्ज, आप लोग का ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है, तो ये हो गया। अब बेटा रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, मैंने तुम लोग को ये कॉन्सेप्ट बेटा फर्स्ट चैप्टर में समझाया था, मैंने तुम लोग को मीन चार्ज का कॉन्सेप्ट समझाया था, लेकिन मैंने उधर बोला था कि मैं जब सेकंड चैप्टर स्टार्ट होगा तो उसको थोड़ा और इलेबोरेट करके और डेप्थ में बताऊंगा कि एक्चुअली क्या होता है। तो रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज का बेसिकली मतलब क्या है कि मेरे पास एक चार्ज बॉडी है और मैं उस चार्ज को लीक करके या कहीं से कोई वायर को कनेक्ट करके एक चार्ज बॉडी से दूसरे चार्ज बॉडी को चार्ज दे रहा हूं। हम लोग ने पहले वाले चैप्टर में क्या किया था, लेट क्यू बी द चार्ज, एक अनचार्ज बॉडी इसके साथ टच हो रही है तो आप लोग का Q प्लस 0 डिवाइडेड बाई 2 करके हम लोगों ने अनचार्ज बॉडी के ऊपर की वैल्यू का चार्ज ढूंढ लिया था और यहां से ढूंढ लिया था चार्ज का कि कितना ये लूज करेगा और कितना ये गेन करेगा, और फिर हमने बोला था कि भाई इक्वल चार्जेस हो जाएंगे। बट बेटा एक्चुअल में जब हम लोग इक्वल चार्जेस का कॉन्सेप्ट, वो तो बेटा इलेक्ट्रोस्टैट का एक स्फीयर था, जब हम लोग कैपेसिटर्स के बारे में बात करते हैं या और डेप्थ में जाते हैं कोई चीज़ के, तो हम लोग का बेसिक मतलब यहाँ पर ये होता है कि चार्ज कब तक फ्लो करेगा, चार्ज मेरी बॉडी से लेकर के उस बॉडी तक कब तक फ्लो करेगा। खुद सोचो, ये बेसिकली हीट का टाइप का कॉन्सेप्ट है, जरा ध्यान से देखना। मेरे में हीट है, इसमें हीट है, हम लोग बोलते हैं हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल, या मैं बोलता हूं जब हॉटर बॉडी से कोल्डर बॉडी में हीट ट्रांसफर होता है। थोड़ा सा ध्यान से देखो, मैं 50 डिग्री पर हूं, वो 40 डिग्री पर है, या तुम बेसिकली ये समझो कि गर्मी बहुत है बाहर, ठीक है, तुमने एक आइस कोल्ड बेसिकली आपने बॉटल रख दी पानी की बाहर, तो वो क्या करेगा, जितनी भी आपकी हीट अंदर है, जितनी भी आपकी हीट एटमॉस्फेयर में है, वो सारी हीट किसको देने लगेगा, ठंडे वाली चीज़ को, ठंडे वाली चीज़ को। और फिर एक टाइम ऐसा आएगा बेटा कि ठंडे वाली चीज़ इज इक्विवेलेंट टू द टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग। ठीक है, तो क्या मैं बोल सकता हूँ हॉटर बॉडी से कोल्डर बॉडी में टेम्परेचर ट्रांसफर हुआ, हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर ट्रांसफर हुआ। वैसे ही बेटा हाई पोटेंशियल, मेरे पास अगर चार्ज है तो मेरा पोटेंशियल आई होगा k/r, ठीक है, मेरा पोटेंशियल आई होगा, इसके पास तो चार्ज ही नहीं है तो इसका पोटेंशियल ही नहीं होगा। तो मैं चार्ज तब तक ट्रांसफर करता रहूँगा जब एक टाइम ऐसा आएगा कि मेरा पोटेंशियल सेम हो जाए। मेरा क्या सेम हो जाए बेटा, पोटेंशियल सेम हो जाए। समझ में आ गया? पोटेंशियल का मतलब एक ऐसी वैल्यू कि अब हम लोग कॉन्स्टेंटली हाथों में हाथ डाल के चल सकते हैं। मैं तब तक उसको प्यार देता जा रहा हूं कि वो मुझसे अब कंपैटिबल हो जाए, और अब हम लोग कह सकते हैं कि हम लोग अब रिलेशनशिप में हैं। ऐसा समझो इसको, ठीक है। अगर तेरे को एक लड़की पसंद आई तो तू उसको तब तक उसके लिए वो सारी चीजें करता रहेगा जब तक वो हाँ नहीं बोल देती। तू हायर पोटेंशियल पर है, तेरे पास हाई लव है, तो वो लव उसको दिए जा रहा है, और एक टाइम आएगा कि अब दोनों का प्यार एक दूसरे के लिए सेम हो गया, तो भाई अब दोनों का पोटेंशियल सेम हो गया, प्यार करने का पोटेंशियल सेम हो गया। वैसे ही बेटा चार्जिंग में होता है कि भाई चार्ज आपके तब तक ट्रैवल करते हैं जब तक आप लोग की पोटेंशियल बिटवीन द टू बॉडीज आप लोग की सेम ना हो जाए। तो ये आप लोग का रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज का कॉन्सेप्ट होता है। और ये बेटा अगर तुम लोग को नहीं समझ में आया ना, अभी जब इसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो बेटा पाप लग जाएगा, ये चीज याद रखना। ठीक है, तो
लेट अस टेक एन एनालॉगस एग्जांपल. यहाँ पर तो एक फ्लूइड डाला हुआ है. व्हेन द वाल्व इज ओपन तो तब तक फ्लूइड ट्रांसफर करेगा जब तक वो सेम हाइट की नहीं हो जाती है. वैसे ही बेटा यहाँ पर भी आप लोग को ध्यान में रखना है. नाउ सपोज टू कंडक्टर्स ऑफ कैपेसिटी C1 एंड C2 हैव चार्जेस Q1 एंड Q2 respectively. When they are joined together by a conducting wire, charge redistribute in these conductors in the ratio of their capacities. Charge redistributes till potential of both the conductors becomes equal. ठीक है, ठीक है. चार्ज आपका तब तक रीडिस्ट्रीब्यूट होगा जब तक आप लोग का पोटेंशियल क्या हो जाएगा, सेम. तो अगर मैं इसको थोड़ा सा लॉजिकली तुम लोग को समझाऊं तो ये कुछ ऐसा बन जाता है बेटा. इस बात को समझना. पहले तुम्हारे पास Q1 चार्ज था, फिर तुम्हारे पास Q2 चार्ज था. अब तुम्हारा पोटेंशियल सेम हो गया. लेट द चार्ज भी Q1 डैश, इन्होंने बोला Q2 डैश. क्या मैं बोल सकता हूँ पोटेंशियल क्या होता है बेटा, Q बाय C. तो Q1 डैश डिवाइडेड बाय C1 इज इक्वल टू Q2 डैश डिवाइडेड बाय C2 हो जाएगा क्योंकि पोटेंशियल सेम है. ठीक है, तो यहां से बेटा आप लोग के पास ये रिलेशन आ रही है. ठीक है, Q1 डैश डिवाइडेड बाय Q2 डैश इज इक्वल टू C1 बाय C2. और अभी अभी हम लोग ने देखा था बेटा C1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R1, मतलब C1 बाय C2 इज इक्वल टू R1 बाय R2 होता है ना बेटा. तो यहां से आप लोग का ये रिलेशन आ जाएगा. देखो जो इन्होंने नीचे लिखा हुआ है. ठीक है, ये रिलेशन इन्होंने नीचे लिखा हुआ है. अब बेटा बात करते हैं अगर मुझे Q1 डैश की. देखो इन्होंने, देखो ये इतनी बड़ी एक वैल्यू ढूंढी है. ये वैल्यू को हम लोग ढूंढने की कोशिश करते हैं कि एक्चुअली में ये क्या लिखा है. ठीक है, Q1 डैश की वैल्यू अगर मुझे ढूंढनी हो इन टर्म्स ऑफ इनिशियल चार्जेस, तो जरा बेटा ध्यान से देखेंगे, ध्यान से समझेंगे पहले तो इस कॉन्सेप्ट को. और तुम लोग ये मान के चल सकते हो कि ये कॉन्सेप्ट बेटा बेसिक मैथ्स का कॉन्सेप्ट है, बेसिक रेशियो प्रोपोर्शन का कॉन्सेप्ट है. सबसे पहले बेटा तुम लोग को हमेशा एक चीज याद रखनी है कि चार्जेस रिमेन्स कंजर्व्ड. इसका मतलब ये कि स्टार्टिंग में मेरे पास चार्जेस थे Q1 प्लस Q2, एंड में मेरे पास चार्जेस है बेटा Q1 डैश प्लस Q2 डैश. ये बेटा हमेशा इक्वल रहेगा. Q1 प्लस Q2 विल ऑलवेज बी इक्वल टू Q1 डैश प्लस Q2 डैश. ये चीज आप लोग को ध्यान में रखनी है. ठीक है, क्या ये चीज समझ में आ गई? तो बेटा एक इसका नाम नहीं मुझे याद आता, कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो अगर तुम लोग को पता हो तो यहाँ पर मैं कॉम्पोनेंडो वाली चीज़ बेसिकली लगाने वाला हूँ. या तुम लोग अगर ये नहीं भी समझ पा रहे तो तुम लोग ये समझो कि मैं क्या करने वाला हूँ, +1 करने वाला हूँ. कैसे करने वाला हूँ वो देखना. क्या मैं अगर Q1 डैश डिवाइडेड बाय Q2 डैश में +1 कर दूँ तो वो C1 बाय C2 में भी +1 हो जाएगा. दोनों तरफ +1 कर दिया. यहाँ से बेटा Q1 डैश प्लस Q2 डैश डिवाइडेड बाय Q2 डैश अगर मेरा आ गया तो वो आ गया C1 प्लस C2 डिवाइडेड बाय बेटा C2. उन्होंने डायरेक्टली रिजल्ट दिया और मैं वो रिजल्ट भी तुम लोग को याद करवाऊंगा डायरेक्टली. ठीक है, क्योंकि मैंने वही देखा, अगर ये चीज़ दी हुई है तो रिजल्ट दिया हुआ है. ठीक, यहाँ से बेटा अगर तुम ध्यान से देखो Q1 डैश प्लस Q2 डैश की वैल्यू Q1 प्लस Q2 हो गई. तो आंसर आ गया Q1 प्लस Q2 इंटू C2 डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2 इज इक्वल टू Q2 डैश. और मैं वही सेम चीज़ बेटा R के टर्म्स में भी ऐसे ही लिखूंगा, R2 अपॉन R1 प्लस R2. तो ऑलवेज रिमेंबर, मैं तुम लोग को एक बेसिक ट्रिक बताता हूँ बेटा इस चीज़ को करने के लिए. ठीक है, ये तुम लोग के पास रिजल्ट आ जाएगा. यहाँ से बस क्रॉस मल्टीप्लाई किया बेटा, Q2 डैश उधर लेके गया हूँ, ये चीज़ इधर लेके गया हूँ, और Q1 डैश प्लस Q2 डैश की वैल्यू ये सब्स्टिट्यूट किया. ठीक है, तुम लोग को बेसिकली बेटा एक ही चीज़ याद रखनी है, बस एक ही चीज़ याद रखनी है. Q2 डैश के पास कैपेसिटेंस कितनी थी, C2, विच इज इक्वल टू Q टोटल डिवाइडेड बाई C टोटल. बस. सिमिलरली Q1 डैश के पास कैपेसिटी कितनी थी, C1, इज इक्वल टू Q टोटल डिवाइडेड बाय C टोटल. ये बेटा एक बहुत ही प्रोमिनेंट थियरम होता है. मैं तुम लोग को एक थियरम बताता हूँ, ये बहुत ही प्रोमिनेंट थियरम होता है. अगर AB बाय BC तुम लोग को गिवन है ना बेटा, अगर सॉरी AB बाय DE, लेट सपोज AB बाय DE, दो ट्राइंगल है AB बाय DE, उसका रेशियो आप लोग को गिवन है. तो ऑलवेज रिमेंबर इसका रेशियो इज इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ABC डिवाइडेड बाय पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल DEF, ऐसा करके होता है. ठीक है, ये एक लॉ होता है, ये एक रेशियो का एक प्रूफ है कि अगर आप लोग के पास ऐसा दिया हुआ है, एक साइड का रेशियो है, तो अगर आप सारे साइड्स को ऐड करोगे तो आप लोग के पेरीमीटर भी रेशियो में आएगा. उसी टाइप का मैंने इधर देखा है कि Q1 डैश अगर C1 का रेशियो है तो आप लोग का QT मतलब टोटल चार्ज डिवाइडेड बाय टोटल कैपेसिटेंस आप लोग का आंसर हो जाएगा. ठीक है, ये रिजल्ट याद रखो बेटा, ये चीज़ बाप होती है, ये चीज़ हमेशा इंपॉर्टेंट होती है, ये रिजल्ट याद रखो. ठीक है, बाकी इन्होंने यही चीज़ की है.
ठीक है। तो अब इन्होंने कॉमन पोटेंशियल की वैल्यू ढूंढी है बेटा। कॉमन पोटेंशियल अगर मुझे V ढूंढना हो तो V क्या हो जाएगा बेटा, टोटल चार्ज डिवाइडेड बाय टोटल कैपेसिटी। तो टोटल चार्ज डिवाइडेड बाय टोटल कैपेसिटी मेरा V आ जाएगा, क्योंकि दो स्फीयर्स है, दो स्फीयर्स का पोटेंशियल तो बेटा कॉमन हो गया, तो पोटेंशियल कॉमन, तो कॉमन पोटेंशियल। अब टोटल चार्ज जो उनके पास है डिवाइडेड बाय टोटल कैपेसिटी अगर मैं करूंगा तो Q बाय V हो जाएगा, Q नेट डिवाइडेड बाय C नेट। ठीक है, तो वो आपका कॉमन पोटेंशियल हो जाता है। अब लॉस ऑफ एनर्जी रीडिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए बेटा ऑब्वियसली टाइम लगेगा, तो मैं इधर एंड करता हूँ। 5 मिनट में हो जाएगा, नहीं रुक जाओ, ठीक है, स्टार्ट करते हैं वापस। चलो फिर, लॉस ऑफ एनर्जी ड्यूरिंग रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, तो ये भी अब इंपॉर्टेंट है बेटा। ऑब्वियसली इन्होंने इतना बड़ा प्रूफ लिखा है, क्या हम लोग को प्रूफ लर्न करना है? देखो प्रूफ नहीं, मैं तुम लोग को बस ये समझा देता हूँ कि क्या मतलब है, वो समझ लो। एंड वो समझने के बाद तुम लोग को बेसिकली आगे चल करके सिर्फ रिजल्ट याद रखना है। तुम प्रूफ नहीं याद रखोगे तो बेटर है, रिजल्ट याद रख लो, दैट इज मच मोर इंपॉर्टेंट फॉर अस। ठीक है, चलो अब ये समझो बेटा, लॉस ऑफ एनर्जी ड्यूरिंग रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। लॉस ऑफ एनर्जी पहले बात तो होगी क्यों, पहले तो ये समझते हैं। देखो बेटा, आप मैं इसको समझाने के लिए, बेसिक टर्म्स में समझाने के लिए तुम एक बार खुद सोचना, ठीक है। सिर्फ बेसिक टर्म्स ऑफ समझाने के लिए तुम ये सोचो, तुम लोग को बचपन में एक चीज़ तो पता है, जहाँ पर करंट प्रोड्यूस होगा वहाँ पर हीट होगी, ये तो तुम लोग को पता ही है। जहाँ करंट होगा ये गर्म हो जाएगी, वो चीज़ गर्म हो जाएगी। ठीक है, खुद सोचो, अगर चार्ज बेटा एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर हो रहा है तो चार्ज मूव कर रहा है, एंड अगर चार्ज मूव कर रहा है तो क्या मैं बोल सकता हूँ वो एक गिवन टाइम पीरियड में मूव कर रहा है तो करंट प्रोड्यूस हो रहा है, और अगर करंट प्रोड्यूस हो रहा है तो हीट प्रोड्यूस होगी। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर हीट प्रोड्यूस होगी तो जो एनर्जी ऑफ द सिस्टम शुरू में था कुछ ना कुछ तो हीट में चला जाएगा, है ना? समझ में आई बात? वापस चार्ज मूव, करंट प्रोडक्शन, करंट है तो हीट है तो हीट लॉस एनवायरनमेंट में हो रहा है, तो आप लोग की एनर्जी कम हो जाएगी। इनिशियल स्टेज पे एनर्जी ज़्यादा होगी, फाइनल स्टेज पे एनर्जी कम हो जाएगी, काम खत्म, इतनी सी बात है। तो एनर्जी लॉस क्या होता है? पहले आप लोग के पास बेटा सिंपल सी बात है, एक आप लोग के पास Q1 था चार्ज, उसकी कैपेसिटी C1 थी, ठीक है। तो हाफ Q1 स्क्वायर बाय C1 आप लोग का पहले वाले क्या बोलते हैं, पहले वाला कंडक्टर था उसका आप लोग के पास पोटेंशियल एनर्जी है। फिर हाफ Q2 स्क्वायर बाय C2 आप लोग के पास पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सेकंड कंडक्टर है, दोनों को ऐड करो तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी आ गई। फाइनल पोटेंशियल एनर्जी आप लोग की क्या हो जाएगी? अब आप लोग का बेटा पोटेंशियल कॉमन है, ठीक है, पोटेंशियल आप लोग का कॉमन है, आप लोग की कैपेसिटेंस अकॉर्डिंगली आप लोग की ऐड अप होकर के बन रही है, आप लोग का चार्ज, टोटल चार्ज आप लोग का ऐसा बन रहा है, तो हाफ इंटू आप लोग का टोटल चार्ज का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय टोटल कैपेसिटेंस, ये आप लोग का ये आ गया। या तो आप इसको ऐसे लर्न कर लो, या तो आप बेसिकली इसको ऐसे समझो, पहले इसके पास पोटेंशियल था बेटा V1, ठीक है, पहले आप लोग के पास, आप इसको ऐसे भी, UI क्या होता है? UI क्या है? हम लोग ने अभी अभी फॉर्मूला देखा था बेटा, हाफ CV भी इसका फॉर्मूला होता है, ठीक है, हाफ C1 V1 प्लस हाफ C2 V2। मैं सब लोग को एक्चुअली यही बोलता हूँ, ठीक है। स्टार्टिंग में पोटेंशियल V1 था और उसका पोटेंशियल V2 था, एंड में U इनिशियल है, U फाइनल हाफ C1 प्लस C2 या हाफ C1 V प्लस हाफ C2 V। V आप लोग का क्या है? कॉमन पोटेंशियल। V इज बेसिकली इक्वल टू V कॉमन, ठीक है, V इज इक्वल टू V कॉमन। अब आप दोनों को ऐड करो, फिर सब्ट्रैक्ट करो, ठीक है, आप लोग का डेल्टा U की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है, आप लोग की डेल्टा U की वैल्यू आ जाएगी। तो आप लोग का फाइनल जो आंसर आएगा डेल्टा U, दैट विल कम आउट टू बी, आंसर देखो लर्न कर लिया करो बेटा, 1/2 C1 C2, सॉरी एक सेकेंड, C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 इंटू हाफ इंटू आप लोग का क्या हो जाएगा? V1 माइनस V2 होल स्क्वायर, ये आप लोग का वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। आई होप सो यही आप लोग का आंसर है, ठीक है, एक बार देखो, हाँ ठीक है। तो ये आप लोग की डेल्टा U की वैल्यू आ जाती है, ठीक है।
वो कैलकुलेट करके अगर याद रख सकते हो तो वेल एंड गुड है, अगर नहीं याद रख सकते तो कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तुम बस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी और फाइनल पोटेंशियल एनर्जी कैसे कैलकुलेट करते हैं बस उतना याद रख लो। इनिशियल होगा आपके पास V1 है, आप लोग के पास C1 है, तो हाफ C1 V1 प्लस हाफ C2 V2। फाइनल में आप लोग का पोटेंशियल कॉमन हो जाएगा जो कि V कॉमन है, तो हाफ C1 V प्लस हाफ C2 V। बस इतना भी याद होगा तो आप लोग कभी भी ऑन द स्पॉट कोई भी चीज़ को डिराइव कर सकते हो। मेन कॉन्सेप्ट आप लोग का वो है, ठीक है। Now as C1, C2 and V1 minus V2 whole square are always positive, Ui is greater than Uf, there is decrease in energy and hence there is energy lost in redistribution. This is because no, अगर आप लोग के पोटेंशियल ही सेम होगा तो फ्लो ऑफ चार्जेस नहीं होंगे, और अगर फ्लो ऑफ चार्ज नहीं होगा तो कोई भी आप लोग की पोटेंशियल एनर्जी में लॉस नहीं होगा, ठीक है। अच्छा, two isolated spherical conductors have radii 5 cm and 10 cm respectively. They have charges 12 microcoulomb and minus 3 microcoulomb. Find the charges after they are connected by a conducting wire. Also find the common potential. चलो, तो ये क्वेश्चन से तुम्हें देखो क्लैरिटी ऑफ थॉट मिल जाएंगे बेटा। तो क्लैरिटी ऑफ थॉट इस पे कैसे मिलेगा वो भी मैं तुम लोग को समझा देता हूँ। देखो, पहले मेरे पास एक 12 माइक्रोकुलम का एक बॉडी है, मेरे पास एक -3 माइक्रोकुलम की दूसरी बॉडी है, ठीक है। अब जरा इसको समझो, इसका पोटेंशियल अगर मुझे कैलकुलेट करना हो, शुरुआत में इसका पोटेंशियल मुझे कैलकुलेट करना हो, ऑब्वियसली k/r से मुझे कैलकुलेट करना पड़ेगा। स्फेरिकल कंडक्टर्स है तो k/r से मैं कैलकुलेट कर सकता हूँ इसकी पोटेंशियल की वैल्यू, ठीक है। लेकिन अभी के लिए इतना आगे नहीं जाते, अभी सिर्फ सिंपल रखते हैं। इसका रेडियस बेटा r1, ये q1 है, ठीक है, ये q1 है। इसका रेडियस मेरा r1 कितना है बेटा 5 सेंटीमीटर, जिसको मैं 0.05 लिख लेता हूँ, ठीक है। मीटर में, हर चीज़ मीटर में रखा करो, बाकी तो वैसे तो कैंसिल आउट ही होना है। R2 आपको दिया हुआ है बेटा 10 सेंटीमीटर, बल्कि ये बड़ा है, अच्छा, ठीक है। तो 0.1 मीटर और ये आप लोग के पास Q2 है। अब हम लोग ने, मैंने तुम लोग को बताया था अगर ये दोनों बेटा आपस में कनेक्ट हो गए तो एक ऐसा स्टेज आएगा Q1 डैश Q2 डैश, करेक्ट बात है। Q1 डैश और Q2 डैश एक ऐसा स्टेज आएगा, ठीक है, जब ये कनेक्ट हो जाएंगे। और ये जब कनेक्ट हो जाएंगे तो हमारे पास V इज इक्वल टू V कॉमन हो जाएगा। अभी तो इसके पास V1 है, इसके पास V2 है, अपना अपना, सही बात है। चलो, क्या ये चीज़ समझ में आ रही है? इन लोग के पास अब पोटेंशियल सेम हो जाएंगे क्योंकि चार्जेस इन लोग के इधर से उधर जाएंगे एक ऐसा टाइम पर, उसके बाद इनके चार्जेस खत्म हो जाएंगे, आना जाना इन लोग का खत्म हो जाएगा चार्जेस का, जब इन लोग की पोटेंशियल वैल्यू सेम हो जाती है। ऑल राइट, अगर ये चीज़ समझ में आ रही है, अब बेटा नेक्स्ट जो चीज़ है, फाइंड द कॉमन पोटेंशियल आफ्टर रीडिस्ट्रीब्यूशन। अच्छा जी, ये निकालना, उससे पहले फाइंड द चार्जेस आफ्टर दे आर कनेक्टेड बाय कंडक्टिंग वायर। तो मतलब Q1 डैश की वैल्यू ढूंढनी है। मैंने तुम लोग को सीधा सीधा बताया था बेटा, Q1 डैश डिवाइडेड बाय C1 उसका कैपेसिटेंस इज इक्वल टू Q टोटल डिवाइडेड बाय C टोटल। अब बात करते हैं C टोटल वगैरह कैसे निकाले, तो बेटा खुद सोचो। हम लोग को पता है C1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R1, मतलब C1 बाय R2 इज इक्वल टू C1 बाय R1 इज इक्वल टू C2 बाय R2, ठीक है। ये मैंने तुम लोग को बताया है, ठीक है, ये चीज़ वैलिड होती है। अगर ये चीज़ वैलिड है बेटा तो इसमें भी ये चीज़ वैलिड है कि अगर तुम्हें वही चीज़ ढूंढनी है, C1 बाय R1 कैन बी रिटन एज C टोटल अपॉन R टोटल एज वेल, ठीक है। एक सेकेंड, अलार्म बज रहा है। ऑल राइट, ठीक है, तो यही चीज़ हो जाएगी। तो बेटा वैसे ही तो क्या मैं C1 की जगह ऑब्वियसली देखो, यहाँ पर ये रिलेशन से क्या मैं, ध्यान से देखना, Q1 डैश डिवाइडेड बाय Q टोटल, Q1 डैश डिवाइडेड बाय Q टोटल इज इक्वल टू C1 बाय C टोटल। क्या मैं C1 बाय C टोटल की जगह देखो R1 बाय R टोटल भी लिख सकता हूँ, ठीक है। ये आ गया बेटा रिलेशन। तो बेटा यहाँ से Q1 डैश की आप लोग के पास सीधे वैल्यू आ जाएगी जो मैं यहाँ पर कैलकुलेट कर रहा हूँ। Q1 डैश इज इक्वल टू Q टोटल बेटा स्टार्टिंग में कितना 9 माइक्रोकुलम इनटू R1 कितना है बेटा 0.05, ये इनटू मैं इधर कैलकुलेट कर रहा हूँ 0.05 डिवाइडेड बाय R टोटल इज R1 प्लस R2 दैट इज 0.05 प्लस 0.1 दैट इज 0.15। तो ये आप लोग का 1/3 हो जाएगा, तो 3 माइक्रोकुलम आप लोग का आंसर हो जाएगा। चेक करें पहले वाले का आप लोग का 3 माइक्रोकुलम,
ठीक है, ये देखो पहले वाले का आप लोग का 3 माइक्रोकूलम हो जाएगा, और हम लोग को पता है Q1 डैश प्लस Q2 डैश आप लोग का Q टोटल ही होता है। Q टोटल हमारा 9 आया था, 12 माइक्रोकूलम माइनस 3 माइक्रोकूलम, तो आप लोग का Q2 डैश आप लोग का 6 हो जाएगा। ठीक है, ऑटोमेटिकली। तो ये आप लोग का देखो आंसर आ गया, ये मैंने आप लोग को पूरा करके बता दिया। अब कॉमन पोटेंशियल तो हम लोग को पता है Q टोटल अपॉन C टोटल। ठीक है, तो C टोटल हम लोग देखो, C टोटल निकालने के लिए आपको ये चीज़ ढूंढनी पड़ेगी, क्योंकि C टोटल में आप लोग को अगर डालना है तो आप लोग को पूरा का पूरा उसकी C की वैल्यू ढूंढनी पड़ेगी, बस ये चीज़ है। ठीक है, आप सीधा R1 प्लस R2 नहीं लिख सकते। ठीक है, आप C टोटल में सीधा R1 प्लस R2 नहीं लिख सकते। आप लोग को स्फेरिकल कंडक्टर्स दिए हुए, आप लोग को C1 की जगह के R बाई के लिखना पड़ेगा, जो वैल्यू होते हैं वो लिखनी पड़ेगी बस। ठीक है, V कॉमन R पर R के वैल्यूज को आप लोग डायरेक्टली नहीं ले सकते। ठीक है ना, उसका जो C है, C कैपेसिटेंस की वैल्यू है, वो आप लोग को ढूंढनी पड़ेगी। ठीक है, ऑल राइट। अब यार एग्जाम्पल ये वाला देखते हैं। अरे काफ़ी बड़ा है ये तो, चलो। An insulated conductor initially free from charge is charged by repeated contacts with a plate which after each contact is replenished to a charge Q. अच्छा जी, if Q is the charge on the conductor after first operation, prove that the maximum charge which can be given to the conductor in this way is this. Okay, all right. पहले तो क्वेश्चन समझना पड़ेगा इसके अंदर। क्वेश्चन वो ये कहने की कोशिश कर रहा है कि आप लोग के पास पहले एक कंडक्टर है जो कि इंसुलेटेड है, मतलब उसके पास इनिशियली चार्ज 0 है बेटा, उसके पास इनिशियली चार्ज 0 है, एंड इज चार्ज बाय रिपीटेड कॉन्टैक्ट विद अ प्लेट विच आफ्टर ईच कॉन्टैक्ट, तो एक प्लेट उसको चार्ज कर देती है बार बार, एक प्लेट के पास चार्ज है वो उसको बार बार चार्ज कर देती है, एंड जैसे ही ये चार्ज इसके अंदर चले जाता है तो ये चार्ज ऑब्वियसली कुछ लूज करेगी, और इसको फिर आप लोग वापस उसको कैपिटल Q तक चार्ज दे देते हो। क्या दे देते हो? कैपिटल Q तक चार्ज दे देते हो। इफ Q इज द चार्ज ऑन द कंडक्टर आफ्टर फर्स्ट ऑपरेशन। अच्छा देखो, सबसे पहले तो मुझे ये समझना पड़ेगा कि इस कंडक्टर की एक कैपेसिटी होगी, तो ये कंडक्टर 1 है, और इस चार्ज बाय रिपीटेड कॉन्टैक्ट विद अ प्लेट, तो इस प्लेट की भी एक कैपेसिटी होगी जितना उसको चार्ज कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारे पास दो बेसिकली ये है। ठीक है, ऑल राइट, इसकी कैपेसिटी, इसकी कैपेसिटी, देखो मैक्सिमम चार्ज आप होल्ड कर रहे हो, मतलब आप लोग की कैपेसिटी तो होगी, आप इनफाइनाइट चार्ज तो होल्ड कभी कर नहीं सकते, तो आपके पास कैपेसिटी है चार्जेस की। अच्छा, इनिशियल स्टेज पर इफ Q इज द चार्ज ऑन द कंडक्टर आफ्टर फर्स्ट ऑपरेशन, तो पहला ऑपरेशन जब आपने इसको चार्ज किया तो आप लोग के पास यहाँ पर Q चार्ज आया। ठीक है, तो इसके पास इनिशियली चार्ज कितना होगा बेटा? Q, कैपिटल Q चार्ज होगा। इसके पास स्टार्टिंग में इनिशियली कितना था बेटा? 0 था, इसके पास 0 था, लेकिन इसकी कैपेसिटी थी C1, इसकी कैपेसिटी थी C2। अब मैं जैसे ही इसको इसके पास लाया, या मैंने कैसे भी इसको चार्ज को ट्रांसफ़र किया, ठीक है, मैंने कैसे भी इसको चार्ज को ट्रांसफ़र किया, बेसिकली हो क्या रहा है, इसके पास तो चार्ज Q डेवलप हो रहा है, ठीक है, इसके पास चार्ज X डेवलप होगा। ये फाइनल स्टेज है, ये इनिशियल स्टेज, ये फाइनल स्टेज। हमें पता है बेटा 0 प्लस Q हैज़ टू बी इक्वल टू Q प्लस X, मतलब X की वैल्यू आ गई Q माइनस Q। जितना चार्ज जाएगा उतना चार्ज आएगा बेटा, ये तो बात सिंपल सी है। ठीक है, ठीक है, ये इनिशियल एंड फाइनल स्टेज, चार्ज कंजर्वेशन। ठीक है, तो बेसिकली इस पर चार्ज हो गया बेटा Q माइनस Q। ठीक है, अगर मैं इस पॉइंट पर अगर मैं बात करूं, क्या बात करूं इन टर्म्स ऑफ कैपेसिटी, तो क्या मैं ये बोल सकता हूं Q बाय Q माइनस Q इज इक्वल टू C1 बाय C2। ये आप लोग के पास बेटा कैपेसिटी आ रही है अगर मैं ध्यान से देखूं, या मैं बोल सकता हूं इस पॉइंट पर जो मेरे पास V1 होगा और इस पॉइंट पर जो मेरे पास V2 होगा वो आप लोग का सेम हो जाएगा, क्योंकि आप लोग कॉमन पोटेंशियल पर आ गए हो। V1 इज इक्वल टू V2, वेर V1 इज बेसिकली Q बाय C1 एंड V2 इज इक्वल टू Q माइनस Q बाय C2। कॉमन पोटेंशियल आ जाएगा, क्योंकि जब दो चार्जेस को आप ऐसे ट्रांसफर करो तो कॉमन पोटेंशियल आएगा। नेक्स्ट, if Q is the charge on the conductor after first operation, prove that the maximum charge which can be given to the conductor in this way is। अब मैं बोल रहा हूँ कि फाइनली एक ऐसी पोजीशन बेटा क्रिएट होगी,
फाइनली एक ऐसी पोजीशन क्रिएट होगी कि मेरे पास इसके पास QM चार्ज हो जाएगा, इसके पास QM चार्ज हो जाएगा और इसके पास कैपिटल Q रहेगा, क्योंकि ऑब्वियसली जैसे ही आप इसको चार्ज दोगे आप इस पर वापस कैपिटल Q पटक दोगे, ठीक है। जैसे ही आपने इसको चार्ज दिया वापस आपने कैपिटल Q पटक दिया, ठीक है, ठीक है। तो QM विल बी माई मैक्सिमम चार्ज। बार 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 मेरे पास एक चार्ज आ रहा है, चार्ज आ रहा है, चार्ज आ रहा है, चार्ज आ रहा है, तो मेरे पास एक मैक्सिमम चार्ज QM हो गया, ठीक है। QM मेरे पास एक मैक्सिमम चार्ज हो गया बेटा। इसकी वापस रेशियो ऑफ कैपेसिटी क्या होगी, QM डिवाइडेड बाय C1 इज इक्वल टू, या QM बाय Q इज इक्वल टू C1 बाय C2। तो C1 बाय C2 की बेटा वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, Q अपॉन Q माइनस Q। तो यहाँ पर Q मैक्सिमम विल बी इक्वल टू Q बाय Q माइनस Q। तो ये आप लोग का आंसर हो गया, ठीक है। चलो यार, ठीक है, बाद में रिकॉर्ड कर रहा हूँ लेक्चर, बीच में नींद भी आ गई एंड एज वेल एज बाकी क्लासेस तो लेनी ही होती है, ठीक है ना। तो अब हम लोग थे यार एग्जाम्पल 25.5 पर। अब हम लोग वो एग्जाम्पल को समझेंगे कि क्या कहता है ये एग्जाम्पल, ठीक है। और मैं हमेशा एक ही चीज़ बोलता हूँ बेटा, एग्जाम्पल्स हमेशा देखा करो, एग्जाम्पल्स देखा करो कि उन्होंने क्या सॉल्व किया है, कैसे सॉल्व किया है, वगैरह वगैरह है। और फिर एक्सरसाइज के क्वेश्चन तो वैसे भी खुद से करने ही होते हैं, पर ठीक है, दीज एग्जाम्पल्स आर कंपेरेटिवली ईजियर, इतना ज़्यादा दिमाग वाले नहीं है, तो आप लोग एटलीस्ट एक अटेम्प्ट दे सकते हो, ठीक है। आप लोग एटलीस्ट एक अटेम्प्ट दे सकते हो। तो क्वेश्चन क्या कहता है बेटा, एग्जाम्पल 25.5, अ कंडक्टिंग स्फीयर S1 ऑफ रेडियस R इज अटैच टू एन इंसुलेटिंग हैंडल, ठीक है। मेरे पास एक S1 स्फीयर है जिसका स्मॉल r रेडियस है और वो एक इंसुलेटिंग हैंडल है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे आप उसको पकड़ सकते हो बेसिकली। अनदर कंडक्टिंग स्फीयर S2 ऑफ रेडियस R इज माउंटेड ऑन ए इंसुलेटेड स्टैंड, ओके जी। S2 इज इनिशियली अनचार्ज, ठीक है, जो स्टैंड वाला है वो अनचार्ज है। S1 इज गिवन अ चार्ज Q, ओके, ब्रॉट इनटू कॉन्टैक्ट विद S2, ठीक है, एंड रिमूव्ड, अच्छा जी। फिर S1 इज रिचार्ज, ओके, ऊपर वाला कॉन्सेप्ट ही लग गया, जैसे अभी क्या जो मैंने लेक्चर में ऑब्वियसली पहले समझाया था। सच दैट द चार्ज ऑन इट इज अगेन Q, अच्छा, एंड इट इज अगेन ब्रॉट इन कॉन्टैक्ट एंड रिमूव्ड, ओके, दिस प्रोसीजर इज डन n टाइम्स, ऑल राइट, ठीक है। तो पहले तो इसको बेसिक तरीके से समझते। ये देखो, मैं अभी लेक्चर ही ले रहा था तो तुम लोग को दिख रहा होगा, अभी डोमेन रेंज अपना रिलेशन फंक्शन से पढ़ा के हटा हूँ मैं, है ना, तो इसलिए तुम लोग देख पा रहे हो कि लिखा हुआ था, एक सेकंड बस, थोड़ा सा अरेंज हो जाए इधर, हाँ, ठीक है। तो अब बेटा ध्यान से समझते बेटा क्वेश्चन क्या कह रहा था। तो क्वेश्चन बेसिकली बेटा ये था कि मेरे पास एक S1 स्फीयर है जिसका स्मॉल r रेडियस है, एक S2 स्फीयर है जिसका कैपिटल R रेडियस है, ठीक है। इसके ये स्टार्टिंग में बेटा अनचार्ज है, ये स्टार्टिंग में 0 है, और ये स्टार्टिंग में बेटा इसको आप बोल सकते हो इसके पास Q हो गया। तो हम लोग को पता है थोड़े टाइम बाद क्या हो जाएगा, कंडीशन ये बनेगी कि ये Q1 डैश हो जाएगा, ये Q2 डैश हो जाएगा, करेक्ट बात है। और हम लोग को पता है बेटा Q1 डैश, सॉरी Q2 डैश, हम लोग तो इस पर चार्ज निकालेंगे, ठीक है। Q2 डैश, क्यों मैं इसका चार्ज निकालूंगा, पहले तो ये चीज़ भी समझो, मैं उस तरफ का चार्ज इसलिए निकालूंगा सिर्फ और सिर्फ क्योंकि बेटा ये तो वापस आप लोग का Q चार्ज में आ जाएगा, तो हम लोग को इसके लिए लेना देना तो इतना कुछ है भी नहीं। एक सेकेंड, रिकॉर्ड भी हो रहा है, ठीक है। तो बेसिकली इसके लिए तो मुझे कोई लेना देना है नहीं क्योंकि इसको तो मैं वापस रिचार्ज कर दूंगा, ठीक है। बट मुझे इसका चार्ज पता होना चाहिए, क्योंकि जब मुझे इसका चार्ज पता होगा तो आगे आप लोग की एक कंडीशन बनेगी कि कितना चार्ज आगे आप डिलीवर कर सकते हो, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे सिर्फ आप पोटेंशियली तो सेम करना चाहते हो। तो बेसिकली आप ये बोल सकते हो भाई ये क्या है, अच्छा ये इनिशियल स्टेज है, ये फाइनल स्टेज है, इसकी कैपेसिटी बेटा C1 मान लो क्योंकि ये S1 स्फीयर है, इसकी कैपेसिटी बेटा C2 मान लो क्योंकि S2 स्फीयर है। हम लोग को पता है बेटा C1 बाई C2 विल बी इक्वल टू R बाय R हो जाएगा, ठीक है। और हम लोग को पता है पोटेंशियल हम लोग को इक्वल करना होता है, तो पोटेंशियल कैसे इक्वल करेंगे, Q डैश डिवाइडेड बाय Q2 डैश डिवाइडेड बाय C2 विल बी इक्वल टू, ठीक है, Q2 डैश डिवाइडेड बाय C2 विल बी इक्वल टू Q टोटल
डिवाइडेड बाय सी टोटल। ये तो तुम लोग को मैंने समझाया ही है, बेसिकली लिखा करो, सिंपल शब्दों में करो बेटा, जितना जितना सिंपल कर सकते हो ना उतना सिंपल रखो फिजिक्स को। क्यू टोटल की अगर मैं बात करूं बेटा तो क्यू टोटल इज, यहाँ पर क्यू प्लस क्यू जीरो है और यहाँ पर क्यू वन डैश प्लस क्यू टू डैश है, तो क्यू टोटल तो आप इनिशियल लो या फाइनल लो आपको फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि चार्जेस आर ऑलवेज कंजर्व्ड इन नेचर। तो इनिशियल स्टेज पर मैं ये बोल रहा हूँ कि माई क्यू टोटल विल बी इक्वल टू क्यू, ठीक है। C2 की जगह ऑब्वियसली बेटा अगर हम लोग इनके टर्म्स में लिखेंगे तो वो R के टर्म्स में लिखा जाएगा, तो C2 की जगह मैं कैपिटल R भी पुट कर सकता हूँ। तो बेसिकली ये हो जाएगा QR डिवाइडेड बाय CT की जगह मैं R टोटल, मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ बेटा, R2 या फिर R, ठीक है, इज इक्वल टू Q टोटल दैट इज Q डिवाइडेड बाय R टोटल दैट इज R प्लस R, ठीक है। ये चीज़ हम लोग ने बात भी की थी कि आप लोग C1 बाई C2 के फॉर्मेट में इसको चेंज भी कर सकते हो। तो C2 डिवाइडेड बाय C टोटल विल बी R2 डिवाइडेड बाय R टोटल, ठीक है। तो ये चीज़ हम लोग कर चुके हैं। ये डालोगे तो ये तुम्हारे पास ओके, ये मेरे पास बेटा Q2 डैश की वैल्यू आ गई, ठीक है। अगर इसको मैं, हाँ ठीक है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो Q टाइम्स R अपॉन R प्लस R, ठीक है। चलो Q2 डैश समझ में आया, ऑल राइट। अब बेटा मेरे पास केस क्या बनेगा, अब ध्यान से देखो, मेरे पास सेकंड केस क्या बनेगा कि इस वाले के पास वापस क्यू आ गया, इस वाले के पास वापस क्यू आ गया, इसके पास तो Q2 डैश था, Q2 डैश विच इज इक्वल टू क्यू टाइम्स R अपॉन R प्लस R। समझ में आ गई बात? अच्छा जी, अब फाइनल वापस क्या होगा, ये अब सेकंड केस के लिए जब मैं दूसरी बार, मतलब देखो क्या हुआ, पहले मैं चार्ज था, ये अनचार्ज था, मैं चार्ज लेकर गया, इसको छू करके आया, जैसे मैं इसको छू करके आया ऑब्वियसली कोई चार्ज आप लोग का उसमें चला जाएगा। मैंने देखो समझो इस बात को, आप लोग ये सोच रहे होगे भाई इसमें भी हमने Q माइनस क्यू क्यों नहीं यूज किया, जो सेकंड क्वेश्चन में यूज किया था, एग्जाम्पल 2 था या एग्जाम्पल 3 था, जो भी था बेटा, इसलिए क्योंकि मैं दूसरे तरीके से इस कॉन्सेप्ट को वापस लेके जाना चाहता हूं। तुम्हें सेम चीज यूज करनी है, तुम सेम चीज यूज करो, आंसर तो तब भी हो ही आने वाला है, चेक कर लो बेटा, ठीक है। तो बेसिकली आप एक ही क्वेश्चन को कितने डिफरेंट तरीके से सॉल्व कर सकते हो, आप वो चीज देखो, ठीक है। अगर आप ऐसे ही करते, जैसे ये तो मैंने ऐसे किया है, अगर आप नेक्स्ट टाइम में ऐसे करते कि ऊपर वाला चार्ज क्यों लेते, नीचे वाले का चार्ज क्योंकि Q माइनस क्यू हो जाता, तो आप लोग ये चीज क्या करते, R डिवाइडेड बाय R प्लस R लिखते। अगर आप वापस देखो बेटा ये अच्छा ये Q टोटल नहीं, सॉरी नीचे R टोटल नहीं है, सिर्फ R ऑफ फर्स्ट स्फीयर है ना, तो ये तुम लोग बेटा इधर से भी कैलकुलेट कर लो, स्मॉल q की वैल्यू QR बाय R प्लस R ही आएगी, चेक कर लो चाहे तो सेम ही आएगा, ठीक है। जैसे क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल इससे पहले वाले में किया था, सेम चीज आप लोग इसमें भी कर सकते हो। अब बेटा नेक्स्ट स्टेप समझो कि हो क्या रहा है, पहले वो चार्ज दे करके आ गया, वापस मैं वापस चार्ज हो गया टिल वैल्यू Q, लेकिन अभी इसके पास को तो Q2 डैश है, इसके पास तो अभी भी Q2 डैश है, तो मैं क्या किया, इसके पास वापस चला गया। तो इनिशियल अगर मैं मानूं तो मेरे पास अब Q आ गया, इसके पास अभी भी Q2 डैश है, तो दिस इज माय इनिशियल स्टेज। फाइनल स्टेज क्या हो जाएगा, ये वापस कोई Q3 डैश पे कन्वर्ट हो जाएगा, और लेट सपोज ये भी कोई आप लोग का Q4 डैश पे कन्वर्ट हो जाएगा, मुझे क्या पता है, या फिर आप कुछ भी लिख सकते हो, जो भी आप लोग को लेना है, रैंडम वर्ड्स। तो ऑब्वियसली अगर मुझे वापस Q4 डैश को ढूंढना है तो मैं क्या करूंगा, सेम प्रोसेस लगाऊंगा बेटा, Q4 डैश डिवाइडेड बाय Q टोटल इज इक्वल टू Q4 डैश का रेडियस कितना है, कैपिटल R डिवाइडेड बाय R टोटल, जो कि है, ठीक है, वापस सेम प्रोसेस जो कि है R प्लस R। अब देखो बात वापस ये करते हैं बेटा, Q4 डैश की वैल्यू यहाँ से कितनी आ रही है, Q4 डैश की वैल्यू यहाँ से आ रही है बेटा R इंटू QT डिवाइडेड बाय RT, तो R अपॉन R प्लस R तो बेटा सेम ही रह जाएगा, लेकिन बेटा बात यहां पर आ रही है कि Q टोटल मेरा क्या होगा इस केस में, तो Q टोटल या तो आप लोग Q प्लस Q2 डैश कर लो Q टोटल निकालने के लिए, या तो आप Q3 डैश प्लस Q4 डैश कर लो। ऑब्वियसली नीचे वाले केस से Q टोटल निकालना मुश्किल है, ऊपर वाले केस में हम लोग के पास Q2 डैश की वैल्यू है, Q है, तो हम लोग निकाल सकते हैं। इन दोनों को बेटा अगर मैंने ऐड किया तो Q कॉमन 1 प्लस, है ना, Q कॉमन 1 प्लस R अपॉन R प्लस R हो जाएगा, करेक्ट बात है, समझ में आई बात। अगर इसको आप थोड़ा सा पैटर्न देखोगे, ठीक है, अभी हमारे पास ये वाली वैल्यू आ गई Q4 डैश की, इसको आप लोग सिंप्लीफाई तो क्या करोगे, अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं, ठीक है, अभी के लिए ऐसे एज इट इज छोड़ देते हैं। अब नेक्स्ट केस देखते हैं बेटा,
अब नेक्स्ट केस देखते हैं कि Q3 क्या होगा, क्योंकि मुझे अभी तक पैटर्न में तो इतना पता लगा है कि 1 प्लस आर अपॉन आर प्लस आर मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है, ये वैल्यू से ये वैल्यू मल्टीप्लाई हुई। अब देखते हैं एक और केस बनाते हैं और क्या मुझे कोई पैटर्न दिखाई दे रहा है वो ऑब्जर्व करने की कोशिश करते हैं। तो नेक्स्ट केस क्या होगा बेटा, Q4 डैश, उस पर मेरे ऊपर वापस Q आ गया, मेरे ऊपर बेटा वापस Q आ गया और इसके ऊपर Q4 डैश अभी भी है। तो ये मेरा इनिशियल स्टेज। फाइनल स्टेज क्या हो जाएगा बेटा, इसको लिख ले कोई भी Q5 डैश, इसको लिख ले बेटा कोई भी Q6 डैश। तो Q6 डैश अगर तेरे को निकालना है तो तेरा डायरेक्टली फॉर्मूला लगाएंगे Q6 डैश इज इक्वल टू Q टोटल। Q टोटल इज Q4 डैश की मेरे पास वैल्यू है, Q टाइम्स ये वाली वैल्यू, ठीक है, ये वाली वैल्यू इधर है। दोनों को बेटा अगर मैं ऐड करूं, दोनों को अगर मैं ऐड करूं तो क्या बनेगा, ठीक है, दोनों को अगर मैं ऐड करूं तो क्या बनेगा, ऑब्वियसली एक कॉम्प्लेक्स चीज़ बन जाएगी। तो हम लोग को इसको और सिंप्लीफाइड वर्जन में लिखना तो पड़ेगा, ठीक है, कॉम्प्लेक्स चीज़ तो बनेगी। अगर मैं ध्यान से देखूं तो Q टोटल विल बी माई Q प्लस दिस वैल्यू। तो अगर मैं Q को कॉमन ले लूँ, तो इट विल बी 1 प्लस R बाय R प्लस R इंटू R अपॉन R प्लस R, ठीक है, ये मेरा Q टोटल हो जाएगा। कैसे निकाला बेटा, Q प्लस Q4 डैश, Q में ये वाली वैल्यू ऐड कर दी और मैंने फिर Q कॉमन ले लिया। तो Q कॉमन लेने पर 1 तो इसका आ गया, ठीक है, और फिर ये वाली वैल्यू एज इट इज कॉपी करूंगा, ठीक है, कॉमन लेने पर इंटू बेटा R डिवाइडेड बाय वो तो है ही है, इंटू R डिवाइडेड बाय R प्लस R तो है ही है, ठीक है। तो अगर मैं ध्यान से देखूं, इसको अगर हम लोग थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें तो ये क्या बनेगा, 1 प्लस अगर मैं मल्टीप्लाई करूं R अपॉन R प्लस R प्लस R अपॉन R प्लस R होल स्क्वायर इंटू R अपॉन R प्लस R। अगर मैं थोड़ा सा पैटर्न ऑब्जर्व करूं बेटा, ये जीपी दिख रही है बेटा, ये जीपी बन रही है, ध्यान से देख, बेटा देख पैटर्न बन गया, देख पैटर्न बन गया, वी अचीव्ड अ पैटर्न। अगर मैं इसको भी सिंप्लीफाई करूं तो ये भी आप लोग का एक्चुअली में तो यही लिखा है, यस वी अचीव्ड अ पैटर्न, क्योंकि बेटा ऐसे क्वेश्चन ऑब्वियस सी बात है पैटर्न से ही कुछ ना कुछ सॉल्व होना था। तो तुम लोग ध्यान से देखो, जब फर्स्ट केस आया तो Q टाइम्स R अपॉन R प्लस R आया, जब सेकंड केस आया तो R अपॉन R प्लस R प्लस R अपॉन R प्लस R होल स्क्वायर आया, जब तीसरी बार किया तो R अपॉन R प्लस R होल क्यूब आया, ठीक है। तो यहां से बेटा मैं ये बोल सकता हूं, अगर ऐसे मेरा n टाइम्स करेंगे तो nth टाइम पर जो मेरा चार्ज आ जाएगा फाइनल, वो आ जाएगा बेटा Q टाइम्स R अपॉन R प्लस R प्लस R अपॉन R प्लस R होल स्क्वायर, ठीक है, ऐसे nth टाइम तक। समझ में आ गई बात, समझ में आ गई, जीपी चल गई, ठीक है। तो अगर मैं जीपी का फॉर्मूला यूज कर लूँ बेटा, ये तो तुम लोग को पता ही है, एस एन इज इक्वल टू ए टाइम्स आर पावर एन माइनस वन अपॉन आर माइनस वन है यहाँ पर, ठीक है, या फिर वन माइनस आर की पावर एन अपॉन वन माइनस आर, अकॉर्डिंगली जो भी आप लोग लेते हो। आर अपॉन आर प्लस आर ऑब्वियसली वन से छोटा होगा, तो हम लोग को दूसरा वाला फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, क्योंकि हमारी वैल्यू वन से छोटी है बेटा, वन से छोटी में ये वैल्यू होती है, अगर वन से बड़ी वैल्यू होती तो दूसरी वैल्यू होती। तो ये आंसर हो जाएगा बेटा R अपॉन आर प्लस आर मेरा A बन जाएगा, ठीक है, टोटल मेरे पास n टर्म्स है, तो 1 माइनस R अपॉन आर प्लस आर, मेरा कॉमन रेशियो भी बेटा R अपॉन आर प्लस आर ही है ना, मेरा कॉमन रेशियो भी R अपॉन आर प्लस आर ही है। सेकेंड टर्म डिवाइड बाय फर्स्ट टर्म से कॉमन रेशियो भी ढूंढ सकते हो, इसकी पावर n 1 माइनस R अपॉन आर प्लस आर, ठीक है। तो ये मेरा फाइनल अब कुछ रिजल्ट ऐसा कुछ बनेगा, R अपॉन आर प्लस आर, बाप रे ये कितना खतरनाक क्वेश्चन है यार। अगर मैं इसको कैलकुलेट करूं, थोड़ा सा ध्यान से देखना बेटा, अगर मैं इसको कैलकुलेट करूं तो मेरा बनेगा R प्लस आर माइनस आर, मतलब स्मॉल आर ही ऊपर बच जाएगा, तो स्मॉल आर डिवाइडेड बाय आर प्लस आर, और तुम थोड़ा सा ध्यान से देखो बेटा, ये और ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, ठीक है, ये और ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये और ये आप लोग के कैंसल्ड आउट हो जाएंगे,
है ना, कैंसिल आउट ही हो गया ना, कुछ सोच योजित, एक सेकेंड, ये इतना है, ये इतना है, ये इतना है, यहाँ ये कैंसिल आउट ही होंगे, सही है। तो Q टाइम्स R बाय आर 1 माइनस आर अपॉन आर प्लस आर की पावर n। बाप रे, ये रिजल्ट कुछ बन रहा है बेटा nth चार्ज का, Q n डैश का मेरा ये बन रहा है। एक बार वेरीफाई करें अभी तक जो किया है वो करेक्ट है भी या नहीं, देखना तो पड़ेगा। देखो जेई का क्वेश्चन है, जेई 1998, पहले के टाइम पर तो ऐसे ही आते थे। अगर आप लोग मोहित त्यागी सर को जानते हो, ये वो 1997 या 1998 ही तो है, आईआईटी दिल्ली मैकेनिकल। भाई क्या मैथ्स पढ़ाते हैं यार, मैं तो कभी कभी उनके लेक्चर्स देखता हूँ, ठीक है। बट मैं ऑब्वियसली कोशिश यही करता हूँ कि जितना सिंप्लीफाई कर सकूँ तुम्हारे लिए, तुम्हारी लैंग्वेज में, ठीक है। यस वी आर करेक्ट, देखो यही रिजल्ट आया हमारा भी, इनका भी यही रिजल्ट है। चलो ठीक है, समझ में आ रहा है, पैटर्न चल रहा था। अब हम लोग को क्या निकालना है, फाइंड द इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी ऑफ S2 आफ्टर n सच कॉन्टैक्ट्स। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी निकालनी है बेटा। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी क्या होती है, लगाओ भाई, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी। तो एनर्जी क्या होती है बेटा, हाँ एनर्जी होती है हाफ Q स्क्वायर बाय C, हाफ Q स्क्वायर बाय C, ठीक है। तो हाफ टाइम्स Q का तो स्क्वायर करो, बाप रे, ये तो पागल बना दिया यार इन्होंने। और C क्या होता है, C क्या होता है, हम लोग को पता है C होता है R बाय के या 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। और S2 का ढूंढना है ना, S2 की एनर्जी ढूंढनी है ना। तो S2 का कैपेसिटेंस कितना होगा, S2 का कैपेसिटेंस होगा, S2 का क्या है, रेडियस है, कैपिटल आ रही है ना S2 का रेडियस, तो ठीक है ना। तो S2 का कैपेसिटेंस हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। बाप रे बाप, बाप रे बाप, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R, ठीक है। ओ बाप रे, क्या यही आंसर है, रुको ना देखने दो ना, हाँ कुछ ऐसा ही आंसर है बेटा। और अब हम लोग को बेटा वो बोल रहे हैं n टेंडिंग टू इन्फिनिटी का लगा दो। तो n टेंडिंग टू इन्फिनिटी का अगर मैं लगा दूं, तो n टेंडिंग टू इन्फिनिटी में बेसिकली क्या होता है बेटा, a अपॉन 1 माइनस आर सम ऑफ जीपी का फॉर्मूला होता है, ठीक है, सम ऑफ जीपी का। तो हम लोग का फॉर्मूला बन जाएगा r अपॉन आर प्लस आर डिवाइडेड बाय 1 माइनस आर अपॉन आर प्लस आर, ठीक है। अगर तुम कैलकुलेट करोगे तो यहाँ से तुम्हारा सिर्फ और सिर्फ स्मॉल आर बचेगा, है ना। तो ये बचेगा तुम्हारा सिर्फ r बाय आर, ठीक है। ये तुम्हारा सिर्फ और सिर्फ क्या बचेगा, तुम्हारा r बाय आर बचेगा। तो r बाय आर अगर s इन्फिनिटी में मेरा बच रहा है, s इन्फिनिटी में मेरा अगर r बाय आर बच रहा है, तो मेरा ऑब्वियसली ये टर्म में ऑब्वियसली ये चीज़ जीरो हो जाएगी बेटा। तुम वैसे भी लॉजिक लगा सकते हो, क्योंकि ये वाली चीज़ 1 से छोटी है, ये वाली चीज़ 1 से छोटी है, तो उसकी पावर है हमेशा बहुत ज़्यादा छोटी हो जाएगी। तो इसको आप नेग्लेक्ट ऑफ कर दोगे, तो आप लोग का क्यू एन डैश की वैल्यू Q टाइम्स R बाय आर आ जाएगी। क्यू एन डैश की वैल्यू, क्यू एन डैश की वैल्यू आपकी Q टाइम्स R बाय आर आ जाएगी। तो आप लोग की एनर्जी क्या हो जाएगी बेटा, हाफ टाइम्स Q R बाय आर, हाफ Q स्क्वायर बाय C, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। तो आंसर हो जाएगा बेटा हाफ Q स्क्वायर R स्क्वायर बाय R स्क्वायर इंटू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। यहाँ से बेटा एक R से एक R कैंसिल हो जाएगा, Q स्क्वायर बाय 8 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर। ये हम लोग का मेरे नहीं, ऊपर एक R भी आएगा, ऊपर एक R भी आएगा, ये आंसर आना चाहिए। और क्या यही आंसर है, यस यही आंसर है हमारा, ठीक है, यस यही आंसर है हम लोगों का, ठीक है, यही आंसर है हम लोगों का। समझ में आया, ठीक है, पक्का, ऑल राइट। अब इंट्रोडक्टरी में ये वाला कर लें, थर्ड वाला, और फिर आंसर चेक कर लेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, टाइम देख लें, देखो कितना टाइम लगेगा पता नहीं, तो एक पॉज लो, फिर मैं वापस स्टार्ट करता हूँ। चलो फिर, है ना, वापस स्टार्ट करते हैं, एक सेकेंड, ठीक है। तो ये आप लोग का क्वेश्चन था, टू कंडक्टर्स ऑफ कैपेसिटेंस 1 माइक्रोफैरेड एंड 2 माइक्रोफैरेड आर चार्ज टू दिस, दे आर नाउ कनेक्टेड बाय अ कंडक्टिंग वायर, फाइंड देयर कॉमन पोटेंशियल, ठीक है।
तो कॉमन पोटेंशियल ढूंढना है हम लोग को। ये मेरे हिसाब से इधर अगर सॉल्व कर लेते हैं तो देख लेते हैं, ठीक है। ऑल राइट, आप लोग के पास एक 1 माइक्रोफेरेड का है, एक आप लोग के पास 2 माइक्रोफेरेड का है, ठीक है। तो उसकी चार, इसका है 10 वोल्ट, ये है -20 वोल्ट, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, Q की वैल्यू हम लोग कैसे निकाल सकते हैं बेटा, CV से। तो आप लोग का आंसर आ जाएगा 10 × 1 माइक्रोफेरेड इज 10 की पावर -5 कूलम। यहाँ पर आप लोग का Q की वैल्यू आ जाएगी बेटा 2 × 20 इज -40, तो -4 × 10 की पावर -5 कूलम, ठीक है। सो फाइंड देयर कॉमन पोटेंशियल। तो हम लोग को पता है बेटा V कॉमन की वैल्यू कितनी आती है, Q नेट या फिर Q टोटल डिवाइडेड बाय C टोटल, है ना। तो Q नेट आप लोग का कितना हो जाएगा, ध्यान से देखो, इन दोनों को ऐड कर दो तो आपका आंसर आ जाएगा, बाप रे तो बहुत गंदा आ रहा है, बहुत गंदा आ रहा है। तो इन दोनों को अगर मैं ऐड करूँगा तो 1 - 4 10 की पावर -5 कॉमन आ जाएगा, 1 - 4 इज -3 डिवाइडेड बाय आप लोग का सी नेट आप लोग का क्या है 3 माइक्रो 3 × 10 की पावर -6, 3 से 3 कैंसिल, आप लोग का -10 वोल्ट आंसर आ गया, ठीक है। और आप लोग सोच रहे होगे क्यों इसने इतनी मेहनत की, भाई सीधा सीधा कर सकता था, है ना, V2 - V1 कर देता, काम खत्म हो जाता। कॉमन पोटेंशियल क्या होगा, एक ऐसा पोटेंशियल कि भाई इधर से V1 - V कॉमन, उधर से भी वो, दोनों को आप लोग ऐसे करके सोच सकते थे कि क्या आंसर आएगा, बट ऐसा नहीं होता बेटा। तुम लोग को अगर ये लग रहा है कि दोनों को ऐड डिवाइडेड बाय वो कर देंगे, तो ऐसा नहीं होता। एक्चुअली में तुम इसको अगर सोचोगे ना तो ये AP का तरीके से होता है वैसे तो सॉल्व, बट अब मैं तुम लोग को, छोड़ो ना, मारो गोली उसको, दिमाग मत लगाओ इस पर। ये मेरा आंसर आना चाहिए, बाकी तो एक बार चेक कर लेंगे हम लोग कि कॉमन पोटेंशियल ये आ भी रहा है या नहीं आ रहा, पता चले आंसर ही गलत हो, ठीक। अब एक बार द फाइनल चार्जेस ऑन देम, तो फाइनल चार्ज भी लगा लेते हैं बेटा। तो थोड़े टाइम बाद इन लोग के पास जो आप लोग का कॉमन पोटेंशियल होगा वो 10 वोल्ट होगा, इसकी कैपेसिटी तो सेम ही रहेगी, कैपेसिटी डजंट चेंज, तो 10 × दिस योर फाइनल चार्ज विल कम आउट टू बी हाउ मच, -10 की पावर -5 इसके पास फाइनल चार्ज हो जाएगा, Q1 डैश फाइनल, ठीक है। और इसका कितना हो जाएगा बेटा, Q2 डैश विल बी इक्वल टू, यहाँ पर आप लोग का बन जाएगा -2 × 10 की पावर -5 कूलम, क्योंकि अब V कॉमन विल बी योर पोटेंशियल बिटवीन बोथ, तो आप लोग का डायरेक्टली आ जाएगा V कॉमन से, V कॉमन इंटू कैपेसिटी विल गिव मी चार्ज ऑन दिस, V कॉमन इंटू कैपेसिटी विल गिव मी चार्ज ऑन दिस, एंड द लॉस ऑफ एनर्जी ड्यूरिंग रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस। तो या तो हम लोग सीधा सीधा फॉर्मूला याद कर ले, ठीक है। क्या था हम लोग का, हाफ टाइम C1 × C2 अपॉन C1 + C2 × V1 - V2 होल स्क्वायर, ठीक है। या तो डायरेक्टली फॉर्मूला रटो, अगर फॉर्मूला रटा हुआ है तो वेल एंड गुड है, अगर नहीं रटा हुआ तो मैंने तुम लोग को तरीका भी बताया हुआ है बेटा, हाफ C1 V1 स्क्वायर प्लस हाफ C2 V2 स्क्वायर, ये इनिशियल एनर्जी है। दूसरे टाइम में हाफ C1 + C2 × V कॉमन स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि हाफ C1 V कॉमन स्क्वायर प्लस हाफ C2 V कॉमन स्क्वायर हो जाएगा, दोनों की वैल्यू ढूंढो, दोनों को माइनस कर दो, ठीक है। तो अगर दोनों की वैल्यू ढूंढो, पहले की वैल्यू क्या हो जाएगी, हाफ इंटू C1 कितना है, C1 कितना आएगा आप लोग का, ये आ जाएगा आपका 10 स्क्वायर 100 इंटू ये हो जाएगा आपका 10 की पावर -4, तो 10 हाफ टाइम्स 10 की पावर -4 प्लस आप लोग का हो जाएगा ये 2 × 400 दैट इज 8, ठीक है। तो 8 × 10 की पावर -4, ठीक है। तो टोटल आप लोग का 9 × 10 की पावर -4 बन जाएगा, ठीक है, 9 × 10 की पावर -4 बन जाएगा। नेक्स्ट हाफ टाइम C1 + C2 आप लोग का 3 हो गया, 3 × 100 300, तो 3 × 10 की पावर -4 बन जाएगा, दोनों को माइनस करोगे तो हाफ टाइम 6 × 10 की पावर -4 हो जाएगा, जो कि आप लोग का 3 × 10 की पावर -4 फाइनल आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये आप लोग का फाइनल आंसर आ जाएगा। और अगर मैं डायरेक्टली U का फॉर्मूला लगाता जो कि था हाफ इंटू C1 × C2 विल बी 2 × 10 की पावर -12 जाएगा, ठीक है, होल डिवाइडेड बाय इन दोनों का एडिशन जो कि है 3 × 10 की पावर -6 होल मल्टीप्लाई बाय V1 - V2 होल स्क्वायर बेटा, V1 - V2 होल स्क्वायर, तो 10 माइनस विल बी इक्वल टू 900, है ना, 900 हो जाएगा ना बेटा।
तो यहाँ से बेटा अगर तुम ध्यान से देखोगे ये 2 से 2 कैंसिल होगा, ये 3 से ये हो जाएगा, ये 100 तो 10 की पावर -10 आंसर आ जाएगा यहाँ से 3 इंटू 10 की पावर -4 ही। ठीक है, वही आंसर आ रहा है। अब फटाफट से आंसर्स चेक कर लेते हैं हम लोग। हाफ C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 होल मल्टीप्लाइड बाय V1 माइनस V2 होल स्क्वायर। तो 10 माइनस ऑफ -20 होल स्क्वायर विल बी 30 स्क्वायर। ठीक है, आंसर देखते हैं। इसके आंसर नीचे लिखे हुए होते हैं ना। ओ बाप रे कितना बड़ा है, सोचो ये सब पढ़ना है बेटा। ये ऑब्वियसली रजिस्टर्स नहीं पढ़ने हैं, ये सब तो आगे आप लोग का कट हो जाएगा। ओ बाप रे कहाँ पर है सॉल्यूशंस। मैंने इसकी एक और PDF खोल देता हूँ अभी, और ये पेज नंबर देख लेता हूँ। ठीक है ना, बस आ भी जा। ये पैराग्राफ कॉम्प्रिहेंशन ये तो बेटा JEE एडवांस के लेवल के, तो अभी नहीं सॉल्व करेंगे ऑब्वियसली। ठीक है, बाद में करेंगे। ऑल राइट, तो देख लो बेटा, देख लो -10 वोल्ट आंसर, -10 माइक्रोकुलम, -20 माइक्रोकुलम, यही आया हुआ है देख लो। एंड 3 इंटू 10 की पावर -4 जूल्स। तो हमारे आंसर आप लोग के करेक्ट आए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर करेक्ट आए हैं, और ये 342 है ना, 342। ठीक है, तो DC पांडे EM एक और खोल लेते हैं, और यहाँ पर आपका पेज नंबर 342 खोल लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर 342 आ गया, यहाँ से आपका 200 समथिंग था ना। चलो ठीक है, तो ये आप लोग का कैपेसिटर वाला पार्ट आ गया बेटा। नाउ लेट्स स्टार्ट। कैपेसिटर हमने पढ़ लिया, ये भी हो गया। चलो बेटा, तो अब हम लोग वापस आ जाते हैं कैपेसिटर्स के ऊपर। ठीक है, सो एनी टू कंडक्टर्स सेपरेटेड बाय एन इंसुलेटर हम लोग को पता है फॉर्म अ कैपेसिटर। इन मोस्ट प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ईच कंडक्टर इनिशियली हैज जीरो नेट चार्ज, हम लोग को ये भी पता है। ठीक है, एंड इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन कंडक्टर टू द अदर, दिस इज कॉल्ड चार्जिंग ऑफ द कंडक्टर, ये हम लोग को पता ही है। देन द टू कंडक्टर्स हैव चार्जेस विद इक्वल मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट इन साइड, क्योंकि एक जगह से इलेक्ट्रॉन सारे दूसरी जगह पर चले जाते हैं। एंड आप लोग देखते हो तो आप लोग के चार्जेस क्या हो जाते हैं, ऑपोजिट साइन के हो जाते हैं। एक प्लस क्यू बचता है, एक माइनस क्यू बचता है। तो टोटल चार्ज always remains zero. When we say that a capacitor has a charge q, we mean that the conductor at higher potential has charge plus q and lower वाले के पास minus q है। In circuit diagram, a capacitor is represented by two parallel lines, हम लोग को पता है। One common way to charge a capacitor is to connect the two conductors to opposite terminals of a battery. This gives a fixed potential difference VAB between the conductors, which is just equal to the voltage of the battery. तो ये हम लोग को पता है q divided by, अगर यहाँ पर आप लोग का V1 पोटेंशियल है, यहाँ पर आप लोग का V2 पोटेंशियल है, तो हमेशा Q डिवाइडेड बाय डेल्टा V लेते हैं हम लोग। तो Q डिवाइडेड बाय डेल्टा V इज इक्वल टू कैपेसिटेंस। ठीक है, चेंज इन पोटेंशियल बिटवीन द टू सर्फेसेस, या पोटेंशियल डिफरेंस लेते हैं। तो इसलिए हम लोग ने बुक में जब हम लोग लेते तो हम लोग सिर्फ VQ लेते थे, क्योंकि हम लोग मान के चलते थे दूसरा वाला 0 है। ठीक है, तो ये देख लो, give a charge plus q to one plate minus q to other plate, then find the potential difference V between the plates. तो V ढूंढ लो, C is equal to Q by V आप लोग का आंसर आ जाएगा। फिर बात करते हैं बेटा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की। टू मेटालिक पैरेलल प्लेट्स ऑफ एनी शेप बट द सेम साइज आर सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस, ये सब कुछ हम लोग को पता है। सपोज द एरिया ऑफ ईच प्लेट इज A एंड द सेपरेशन बिटवीन द टू प्लेट्स इज G, ऑल्सो एज्यूम दैट द स्पेस बिटवीन द प्लेट्स कंटेन वैक्यूम, ये हम लोग ने पढ़ा हुआ है। वी पुट अ चार्ज Q ऑन वन प्लेट एंड अ चार्ज माइनस Q, दिस कैन बी डन आइदर बाय कनेक्टिंग वन प्लेट विद अ पॉजिटिव टर्मिनल एंड द अदर प्लेट विद अ नेगेटिव टर्मिनल, या फिर एक प्लेट को कनेक्ट करो, ठीक है, और बाय कनेक्टिंग वन प्लेट टू द अर्थ एंड गिविंग चार्ज प्लस Q टू द अदर प्लेट, तो वो इंडक्शन से आप लोग का हो जाएगा। दिस चार्ज विल इंड्यूस अ चार्ज माइनस Q ऑन द अर्थ प्लेट, द चार्ज विल अपीयर ऑन द फेसिंग सर्फेसेस, द चार्ज डेंसिटी ऑन ईच ऑफ दीज सर्फेस हैज अ मैग्नीट्यूड ऑफ सिग्मा इज इक्वल टू Q बाय A। तो ये हम लोग को पता है। ठीक है, इफ द प्लेट्स आर लार्ज एज कंपेयर टू द सेपरेशन बिटवीन देम, देन द इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स इज यूनिफॉर्म एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेट्स एक्सेप्ट फॉर अ स्मॉल रीजन नियर द एज। तो हम लोग ने बात भी की थी, नियर द एज में थोड़ा सा हम लोग को वो मिलता है, क्योंकि नियर द एज आपके दूसरे चार्जेस भी एक्यूमुलेट होकर के रहते हैं, तो नियर द एज आप लोग को यूनिफॉर्म नहीं मिलता, बट बाकी टाइम हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड को यूनिफॉर्म ही मान के चलेंगे। तो आप लोग को कुछ याद नहीं रखना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज यूनिफॉर्म, बस हम लोग को ये याद रखना है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू
कैसे कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि ये प्लस सिग्मा है तो इसके इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर निकलेगी सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि हम लोग इनफाइनाइट प्लेन शीट की तरह इसको लेते हैं। ये आप लोग का माइनस सिग्मा है तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा ऐसे जाएगी, नहीं इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड भी इस डायरेक्शन में जाएगी क्योंकि माइनस सिग्मा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड उसके अंदर घुसेगी। तो आप लोग का हो जाएगा सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, इसका भी, तो दोनों ऐड हो जाएंगे क्योंकि इसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही है दोनों की, तो दोनों ऐड होकर के सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आएगी। और बाकी दोनों पर तो सिमिलर बेसिस पर जीरो। ये सब भी हमने प्रूफ किया हुआ है एनसीईआरटी के अंदर ही, ठीक है। आउटसाइड द प्लेट्स द फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव शीट ऑफ द चार्ज, हमें पता है V इज इक्वल टू ई इंटू डी होता है पोटेंशियल डिफरेंस, तो ये वैल्यू डालेंगे और यहाँ से हमारी C की वैल्यू A एप्सिलॉन नॉट बाय D आ जाती है। Instead of two plates, if there are n similar plates at equal distances from each other and the alternate plates are connected together, the capacitance of the arrangement is given by this. From the above relation, it is clear that the capacitance depend only on geometrical factors, that is A and D. ये भी हम लोग पढ़ चुके हैं। फिर हम लोग ने इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक भी पढ़ा था पूरा का पूरा, फटाफट से देख लेते हैं कि ये मेन क्या करता है, सॉल्व्स द प्रॉब्लम ऑफ मेंटेनिंग टू लार्ज मेटल शीट्स एट अ वेरी स्मॉल सेपरेशन। क्योंकि एक्चुअल अगर आप खुद सोचो 1 mm आप लोग को हाइट देनी है तो ऑब्वियसली ऐसा भी पॉसिबल है कि वो 1 mm हाइट के चक्कर में क्या पता ये दोनों आपस में ही टच हो जाए। तो डाइलेक्ट्रिक अगर मैंने बीच में डाल दिया, अगर मैंने बीच में डाइलेक्ट्रिक डाल दिया तो मुझे इस चीज़ का बेनिफिट क्या मिलेगा कि वो दोनों कंडक्टर्स कभी आपस में टच नहीं होंगे, एंड अगर कंडक्टर्स आपस में टच नहीं होंगे तो एक कैपेसिटर वाले सिचुएशन हमारे पास बन जाएगी। तो ये बेटा इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व करता है डाइलेक्ट्रिक। बाकी इट इंक्रीजेज द मैक्सिमम पॉसिबल पोटेंशियल डिफरेंस, ये भी हम लोग ने बात की थी कि पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाता है क्योंकि डाइलेक्ट्रिक की वजह से आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कम हो जाती है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग की कम हो जाती है, क्योंकि हमने देखा था E0 इधर जाता है लेकिन आप लोग का E0 बाय के इधर आता है, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आप लोग की अकॉर्डिंगली क्या बोलते हैं जो E0 अपॉन माइनस E0 बाय के अगर आप करोगे तो ये आप लोग सॉरी जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आती है वो E0 बाय के आती है, एंड के की वैल्यू बहुत ज़्यादा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो ये वाली वैल्यू होती है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाती है, और V0 बाय के से आप लोग का यहाँ से इट इंक्रीजेज द कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर, तो आप लोग की कैपेसिटेंस आप लोग की बढ़ जाती है क्योंकि Q बाय V होता है, V आप लोग का छोटा हो गया तो आप लोग का वो बढ़ गया, ठीक है। It increases the maximum possible potential difference which can be applied between the plates of the capacitor without the dielectric breakdown. Many dielectric materials can tolerate stronger electric fields without breakdown that than can air. तो ये जो maximum possible potential difference ये बोल रहा है ये between the plates, ये आप लोग का बढ़ता है, लेकिन मेन चीज क्या है आप लोग को ये देखना है, when a dielectric material is inserted between the plates keeping the charge to be constant, the electric field and hence the potential difference decreases by a factor. देखो ये दो पॉइंट्स बेटा समझो, मैंने अभी जो तुम्हें समझाया वो ये वाले पार्ट का समझाया, जो अभी मैं बता रहा था ना इस पॉइंट में मैंने ये वाला पार्ट बोल दिया। कैसे बोला उसको पहले तो ध्यान से समझो। what did we टॉक अबाउट, ठीक है। हम लोग ने ये चीज़ बताई थी बेटा जब हम लोग ने एनसीईआरटी पढ़ी थी कि मेरे पास बेटा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, मैंने एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम डाल दिया, मैंने जैसे ही एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम डाल दिया जो मेरी ई नेट आई थी बेटा वो मेरी E0 बाय के आई थी, और मुझे पता है के इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन 1, के हमेशा 1 से बड़ा होता है। अगर मेरा के बेटा 1 से बड़ा है तो ई नेट इज लेसर देन E0। क्या ये मैंने सही लिखा है? सोच 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 बेटा E0 की वैल्यू लेट सपोज 5 है, इसकी भी वैल्यू 5 है, तो 5 बाय 5 1 हो गया, तो E नेट इज लेस देन E0 हो गया। तो अगर मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड रेड्यूस हो गई बेटा तो मेरी पोटेंशियल डिफरेंस भी आपका रेड्यूस हो जाएगा। व्हेन अ डाइलेक्ट्रिक मटेरियल इज इंसर्टेड बिटवीन द कैपेसिटर विद चार्ज कांस्टेंट, मैंने ये चीज़ को एक्सप्लेन किया, तो E नेट आपका कम हो जाएगा जिसकी वजह से आपका पोटेंशियल डिफरेंस कम हो जाएगा। बट वहीं पर व्हेन वी टॉक अबाउट पॉइंट 2, तो पॉइंट 2 क्या कह रहा है उसको भी समझो बेटा, पॉइंट 2 क्या कह रहा है उसको भी समझो, ठीक है। इट इंक्रीजेज द मैक्सिमम पॉसिबल पोटेंशियल डिफरेंस। कैसे? क्योंकि खुद सोच, अगर तूने एक डाइलेक्ट्रिक बीच में डाल दिया तो उस डाइलेक्ट्रिक को तू एक हद तक इलेक्ट्रिक फील्ड देता जा सकता है अंटिल वो ब्रेक डाउन हो जाए या वो आयनाइज हो जाए। सही बात है। तो बेसिक मतलब यहाँ पर ये आ जाता है कि भाई तू इलेक्ट्रिक फील्ड की मात्रा बढ़ाएगा, और जैसे जैसे तू इलेक्ट्रिक फील्ड की मात्रा बढ़ाएगा जब तक डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन ना हो जाए तो आप लोग का पोटेंशियल डिफरेंस भी बढ़ के आएगा। ये उसका मतलब है कि जो बिटवीन द प्लेट्स अब तू वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ा सकता है, जो देने की कैपेसिटी है वो तू बढ़ा सकता है, ठीक है।
It increases the maximum possible potential difference which can be applied between the plates of the capacitor without the dielectric breakdown. Many dielectric mediums can tolerate stronger electric fields without breakdown than air. ठीक है, तो ये चीज़ वो समझा रहे, इन दोनों पॉइंट्स का डिफरेंस समझो बेटा, तो उसकी वजह से आपकी कैपेसिटी इंक्रीज हो जाती है. चलो, तो ये भी हो गया. ऑल राइट, ठीक है. इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिक्रीज बिकॉज एन इंड्यूस चार्ज ऑफ द ऑपोजिट साइन, ये सब तो हम लोग ने पढ़ा हुआ है, हम लोग को ये भी पढ़ा था इंड्यूस चार्ज प्रोड्यूस एन इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द डायलेक्ट्रिक इन ऑपोजिट डायरेक्शन, ये हम लोग पढ़ चुके हैं. ई नॉट माइनस ई इंड्यूस विल बी ई नेट, एंड अगर हम लोग बात करें तो ई नॉट माइनस ई इंड्यूस की वैल्यू ई नॉट बाय के आती है, ये हम लोग ने देखा था. द इंड्यूस चार्ज इन द डायलेक्ट्रिक कैन बी कैलकुलेटेड एज अंडर, तो हम लोग का अगर आप ई इंड्यूस की बात करो तो आप ई नॉट माइनस ई नॉट बाई के कर सकते हो. तो अगर ई आई ई इंड्यूस की बात करें तो ई इंड्यूस लेट सपोज इधर सिग्मा आई है, तो ई इंड्यूस विल बी इक्वल टू सिग्मा आई बाय एप्सिलॉन नॉट, ई नॉट विल बी इक्वल टू सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट. तो ये वाली वैल्यू यहाँ पर डालिए बेटा, तो सिग्मा इज इक्वल टू सिग्मा टाइम्स 1 माइनस 1 बाई के इन्होंने निकाला है. और क्यू आई, सिग्मा आई क्या होता है बेटा, क्यू आई बाय ए. सिग्मा क्या होता है, क्यू बाय ए. हम लोग मान के चलते हैं कि जो डायइलेक्ट्रिक है उसका जो एरिया है वो भी सेम ही आए. ठीक है, उसकी जो एरिया है बिल्कुल आप लोग की प्लेन शीट की तरह ही उसका एरिया हो, तो दोनों का एरिया सेम होगा, एरिया एरिया कैंसिल हो जाएगा, तो ये आप लोग का वैल्यू आ जाएगा क्यू इंड्यूस का वैल्यू. अगर आप लोग का आपने डायइलेक्ट्रिक की जगह एक कंडक्टर रख दिया तो ऑलवेज रिमेंबर बेटा, कंडक्टर का जो डायइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है वो इन्फिनिटी होता है. तो अगर आपने इन्फिनिटी रख दिया तो 1 अपॉन इन्फिनिटी 0, तो 1 विल बी आंसर, दैट इज सिग्मा आई विल बी इक्वल टू सिग्मा. ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड फिर आपकी जीरो हो जाएगी. क्यों जीरो हो जाएगी, क्योंकि बेटा बेसिकली एक पूरा का पूरा कंडक्टर हो गया, एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर इज आर्यभट्ट जी का नंबर. ठीक है, तो ये चीज़ हो जाएगी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड आप लोग का जीरो आ जाएगा. ठीक है, ई आई इज इक्वल टू ई नॉट हो जाएगा, तो ई नेट आप लोग का जीरो आ जाएगा. ठीक है, देन क्यू आई इज लेस देन क्यू, ये सारी चीज़ें, अदरवाइज तो ये होता है, ये सारी चीज़ें इन्होंने दी हुई है. अब बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एक क्वेश्चन बेटा नीट में भी आया हुआ है और शायद इसी साल आया था. इस टाइप का एक क्वेश्चन नीट के लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सपेक्टिव से इसका क्वेश्चन आया था. ठीक है, करेंगे, बट ये चीज़ देखो बेटा, अगर मैं ध्यान से देखूँ तो पहले वाले सेपरेशन डी के लिए हम लोग ई नॉट ही मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगी, दूसरे वाले सेपरेशन के लिए मेरी ई नॉट बाई के रहेगी, फिर मेरी वापस ई नॉट रहेगी, फिर मेरी क्योंकि ये कंडक्टर है तो मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जीरो हो जाएगी, एंड देन मेरा ई नॉट हो जाएगा. ठीक है, वापस. तो अगर कोई मुझसे पोटेंशियल डिफरेंस इन्होंने क्या कैलकुलेट किया, वी कैन कंक्लूड, देखो यहाँ से बस ई नॉट रहेगा, फिर ई नॉट बाई के, इन्होंने वैल्यू डाली है. ठीक है, ये सब लिखा है, ये सब लिखा है, ये सब लिखा है. इफ़ यू प्लॉट अ ग्राफ बिटवीन पोटेंशियल एंड डिस्टेंस फ्रॉम पॉजिटिव प्लेट इट विल बी शोन. ठीक है, तो अगर मैं ध्यान से देखूँ डी डिस्टेंस पर, तो डी डिस्टेंस पर अगर मेरी पोटेंशियल की वैल्यू देखो, तो पोटेंशियल मैं कैसे कैलकुलेट करूँगा बेटा, ई नॉट इंटू डी है ना. पोटेंशियल कैसे कैलकुलेट होगा, ई नॉट इंटू डी. तो ई नॉट आप लोग की कोई वैल्यू होगी, तो ठीक है, पोटेंशियल उस तरफ इंक्रीज करता है बेटा जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज करती है. याद है ये पॉइंट, याद है ये पॉइंट, बताया था. इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा उस डायरेक्शन में जाती है जहाँ पर पोटेंशियल हमेशा डिक्रीज करती है. ये हम लोगों ने वो क्या बोलते हैं इक्वी पोटेंशियल सरफेस 2 बनाए थे और वो डी प्लस डेल्टा क्यू डी प्लस डी वी वाला प्रूफ किया था, और हम लोग ने बोलता डी इज इक्वल टू माइनस डी वी बाई डी आर. तो इसलिए आप लोग जो ये ग्राफ बना रहे हो इसकी स्लोप क्या है, नेगेटिव स्लोप है. ठीक है, ठीक है, नेगेटिव स्लोप. तो बाकी तो ठीक है, नेगेटिव स्लोप है, फिर उसके बाद कम हद तक स्लोप होगी क्योंकि ई नॉट बाई के की वैल्यू छोटी हो जाएगी. ठीक है, तो आप बेसिकली कम गिरोगे, उसके बाद आप लोग की वापस स्लोप, जितनी इधर स्लोप है उतनी इधर स्लोप है. क्यों भाई, क्योंकि वापस आप लोग की ई नॉट आ गई, फिर आप लोग की जीरो स्लोप है क्योंकि ई जीरो है, तो पोटेंशियल तो आप लोग का सेम ही रहेगा, तो पोटेंशियल सेम रहेगा तो काम खत्म, और फिर वापस आप लोग की वैल्यू गिर गई ई नॉट की. ठीक है, तो ये चीज़ उन्होंने प्रूफ की है ना. ऑल राइट, फिर बात करते हैं बेटा कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर पार्शियली फिल्ड विद डाइलेक्ट्रिक. ये हम लोग ने बात कर ली है, ये हम लोग ने पूरा का पूरा प्रूफ किया था बेटा. ठीक है, ई टी प्लस ई नॉट डी माइनस टी, और हम लोग ने फॉर्मूला निकाला था कैपेसिटर का ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी माइनस टी प्लस टी बाय के. ठीक है, ये हम लोग का पूरा फॉर्मूला हम लोग ने डिराइव किया था. ठीक है, डिफरेंट केसेस अगर हम लोग ले तो इफ मोर देन वन डायलेक्ट्रिक स्लैब इज प्रेजेंट, तो ये आप लोग का फॉर्मूला बन जाता है डी माइनस टी वन माइनस टी टू अप टिल जितने भी डायलेक्ट्रिक स्लैब है प्लस टी वन बाई के प्लस टी टू बाई के टू एंड अप टिल दिस. इफ द स्लैब कंप्लीटली फिल्स तो हम लोग टी की वैल्यू जीरो ले लेते हैं.
टी की वैल्यू 0 ले लोगे तो सीधा आप लोग का आंसर आप लोग का, अच्छा टी ये देखो कंप्लीटली फिल का क्या मतलब है, टी इज इक्वल टू डी, सॉरी मेरी गलती, टी की वैल्यू 0 नहीं, टी इज इक्वल टू डी लेंगे क्योंकि जो आप लोग की थिकनेस है वो आप लोग का पूरा डिस्टेंस ही बन गया, ठीक है। तो ये सब हम लोग, ठीक है, ये तो स्पेशल केसेस वगैरह, अगर आपने कंडक्टिंग स्लैब डाल दिया, ठीक है, तो टी थिकनेस का तो ये हो जाएगा। दिस कैन बी एक्सप्लेन्ड बाय दिस कि आप लोग ने पूरा का पूरा चार्ज को अर्थ कर दिया, तो ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हो गई यार, ये सारी चीज़ें हो गई, ये सारी चीज़ें हो गई। द सिग्निफिकेंस ऑफ इनफाइनाइट कैपेसिटेंस कैन बी एक्सप्लेन्ड एज अंडर। तो अब हम लोग इनफाइनाइट कैपेसिटेंस के बारे में बात करेंगे। इफ वन ऑफ द प्लेट्स ऑफ अ कैपेसिटर इज अर्थ एंड द सेकंड वन इज गिवन अ चार्ज क्यू, देन द होल चार्ज ट्रांसफर्स टू अर्थ एंड एज द कैपेसिटी ऑफ अर्थ इज वेरी हाई, तो चार्ज पूरा टाइम ट्रांसफर होता ही रहेगा और तो उसके पास इनफाइनाइट कैपेसिटी हो जाएगी। इज वेरी लार्ज कंपेयर टू द कैपेसिटर, वी कैन से दैट द कैपेसिटेंस हैज बिकम इनफाइनाइट। तो आप जितना चार्ज देते जाओगे वो सारा चार्ज वो अर्थ में देता जाएगा, तो उसके पास जितना चार्ज तुम देते जाओगे उतना चार्ज उसके पास आता रहेगा, आता रहेगा, आता रहेगा, आता रहेगा, आता रहेगा। तो आप इसलिए बोलते हो कि आप लोग का जो कैपेसिटर है वो इनफाइनाइट कैपेसिटेंस का हो गया। ये बेटा बेसिकली आप लोग का एक क्विक रिविजन चल रहा है ना, इट्स बेसिकली अ क्विक रिविजन, ठीक है। ऑल्टरनेटिवली इफ द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर आर कनेक्टेड टू अ बैटरी, द करंट स्टार्ट्स फ्लोइंग इन द सर्किट, दिस इज एज मच चार्ज एंटर्स द पॉजिटिव प्लेट ऑफ द कैपेसिटर, द सेम चार्ज लीव्स द नेगेटिव प्लेट, सो वी कैन से पॉजिटिव प्लेट कैन एक्सेप्ट इनफाइनाइट अमाउंट ऑफ चार्ज, जो मैंने अभी अभी आप लोग को एक्सप्लेन किया, ठीक है। सो एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर, यहीं से आप लोग का वो भी पेंडिंग था टेक्स्ट बुक का भी, एनसीईआरटी का भी। सो अ चार्ज कैपेसिटर स्टोर्स एन इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी इन इट विच इज इक्वल टू द वर्क रिक्वायर्ड टू चार्ज इट। दिस एनर्जी कैन बी रिकवर्ड इफ द कैपेसिटर इज अलाउड टू डिस्चार्ज। इफ द चार्जिंग इज डन बाय अ बैटरी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज स्टोर्ड एट द एक्सपेंस ऑफ केमिकल एनर्जी। तो ऑब्वियसली हम लोग को पता है, हम लोग वी वोल्ट बेसिकली पोटेंशियल डिफरेंस वी आर प्रोवाइडिंग फ्रॉम द बैटरी इटसेल्फ। अगर आपने कैपेसिटर को चार्ज देना है, ठीक है, वी पोटेंशियल से, तो वापस आप लोग का सेम कॉन्सेप्ट लगेगा बेटा। एक ऐसा पॉइंट होगा जब उसके पास मैक्सिमम चार्ज कितना हो जाएगा, क्यू नॉट, मैक्सिमम चार्ज इट विल गेट क्यू नॉट, उसकी कैपेसिटी है सी नॉट, है ना, ठीक है, मैक्सिमम चार्ज इट विल गेट क्यू नॉट, उसकी कैपेसिटी है सी नॉट। लेकिन एट टाइम टी उसके पास जो पोटेंशियल होगा, एट टाइम टी उसके पास जो पोटेंशियल होगा वी, जो हम लोग ने बेटा वर्क डन में आज स्टार्ट का ही लेक्चर में प्रूव किया, बिल्कुल सेम प्रूव करोगे एट अ, अच्छा लिख ही देता हूँ, चलो ना, क्या करना है, इसी बहाने आप लोग का आधा एक घंटा पहले वाली चीज़ भी एक और बार रिवाइज हो जाएगी। हम लोग को पता है बेटा कि ये मेरे पास कैपेसिटर है, ये मैंने इसको चार्ज किया, आप लोग ये समझ लो इसकी मैक्सिमम इज वी नॉट, इसकी कैपेसिटी मैक्सिमम इज सी नॉट, इसका चार्ज मैक्सिमम इज क्यू नॉट, ये ठीक है, ये मैक्सिमम चीज़ है। तो एट टाइम टी लेट सपोज आपने वी पोटेंशियल दिया होगा, तो वी पोटेंशियल पे उसके पास चार्ज भी बेटा क्यू हुआ होगा। लेकिन हम लोग को एक चीज़ पता है कि कैपेसिटी तो तब भी आप लोग की कांस्टेंट ही रहेगी, ठीक है, कैपेसिटी तो तब भी आप लोग, इन लोग ने बेटा सी ली है कैपेसिटी, मैंने सी नॉट ली है, तो हम लोग इसको सेम कर लेते हैं, ठीक है। कैपेसिटी तो आप लोग की सेम ही रहेगी। हम लोग को पता है बेटा डी डब्ल्यू विल बी इक्वल टू वी डी क्यू, ठीक है। वी डी क्यू मतलब एक छोटा सा चार्ज लेकर के उधर जा करके पटकने के लिए कितना आप लोग का वर्क डन लगेगा। तो अब बेटा v की वैल्यू क्या हो जाएगी, v की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ कैपेसिटर, क्योंकि कैपेसिटर मेरे पास कांस्टेंट है, तो हम लोग को पता है v इज इक्वल टू क्यू बाई सी होता है, ठीक है। तो एट टाइम v हमारे पास चार्ज कितना था बेटा, q था, तो q बाय सी डी क्यू, और फिर इंटीग्रेट बोथ द साइड्स, वही हो जाएगा बेटा फ्रॉम जीरो टू क्यू नॉट, जीरो टू क्यू नॉट, क्यों, क्योंकि इनिशियल मेरे पास जीरो चार्ज था, फाइनल मेरे पास क्यू नॉट चार्ज है। तो ये आप लोग का सेम तरीका आ जाता है बेटा, प्रूफ हो जाता है, ठीक है। तो यही आप लोग का पूरा था। द अबव रिलेशन शोज दैट द चार्ज कैपेसिटर इज द इलेक्ट्रिकल एनालॉग ऑफ अ स्ट्रेच स्प्रिंग हुज इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी इज हाफ के एक्स स्क्वायर, ये भी हम लोग प्रूफ करेंगे, ठीक है। द चार्ज q इज एनालॉगस टू द elongation x एंड 1/c द रेसिप्रोकल ऑफ कैपेसिटेंस, ठीक है। अब कैपेसिटेंस ऑफ अ स्फेरिकल कंडक्टर एनक्लोज बाय अर्थ कॉन्सेंट्रिक स्फेरिकल शेल, तो ये बेटा ये मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बेटा फिनोमिनन है, ठीक है, थोड़ा सा ध्यान देना, एंड इस पर काफ़ी बार क्वेश्चन बने गए हैं, ठीक है। तो ये मैं तुम लोग को समझा देता हूँ कि ऐसा क्यों हुआ। एक सेकंड रुको, वापस स्टार्ट करके आया, देखो गाइस, ठीक है। तो वापस हम लोग इसी पर आते हैं बेटा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इस स्फेरिकल कॉन्सेंट्रिक स्फेरिकल शेल का बहुत बार पूछा गया है, बहुत बार पूछा गया। तो मैं तुम लोग को पहले तो कुछ चीज़ें याद दिला देता हूँ, ठीक है। तुम लोग को कुछ चीज़ें इससे पहले बेटा पता होनी चाहिए, ठीक है, तुम लोग को कुछ चीज़ें इससे पहले की पता होनी चाहिए। वो क्या है,
तुम लोग को पता होना चाहिए कि जब भी हम लोग स्फेरिकल शेल की बात करते हैं तो हम लोग जो चार्ज लेते हैं और उसको हम लोग बेसिकली स्फेरिकल चार्ज की तरह उसका फॉर्मूला v का क्या लगाते हैं, के क्यू बाय आर लगाते हैं, के क्यू बाय आर लगाते हैं। ये तुम्हें बेस पता होना चाहिए कि जो चार्ज आप लोग का एक्यूमुलेटेड है सीधा के क्यू बाय आर लगा दो, उसके बेसिस पर हम लोग के पोटेंशियल की वैल्यू हम लोग को मिल जाती है। ठीक है, ये बेसिक आप लोग का फिनोमिनन होता है कि स्फेरिकल शेल में भी जो चार्ज हम लोग एक्यूमुलेट करके चलते हैं वो के क्यू बाय आर के फॉर्मूला से हम लोग उसके पोटेंशियल की वैल्यू ढूंढ सकते हैं। अच्छा, सबसे पहले बात करते हैं, उससे क्या बोला, कैपेसिटेंस ऑफ अ स्फेरिकल कंडक्टर एनक्लोज बाय एन अर्थड कॉन्सेंट्रिक स्फेरिकल शेल। अर्थड का मतलब क्या है, ये वाला आप लोग का सरफेस अर्थ है। ठीक है, सो इफ अ चार्ज q is given to the inner spherical shell and minus q it spreads over the outer surface on it, plus q इधर स्प्रेड होगा और फिर आप लोग का इंडक्शन की वजह से यहाँ पर पूरा का पूरा माइनस क्यू हो जाएगा, देखो, एंड माइनस क्यू अपीयर्स ऑन द इनर सरफेस, द इलेक्ट्रिक फील्ड इज प्रोड्यूस्ड। ऑब्वियसली यहाँ से यहाँ पर बेटा एक इलेक्ट्रिक फील्ड आप लोग की जनरेट होगी। ठीक है, एंड प्रोड्यूस बिटवीन द टू फ्रॉम द प्रिंसिपल ऑफ जनरेटर। ये प्रिंसिपल ऑफ जनरेटर ऑब्वियसली तुम लोग को अभी नहीं बताया क्योंकि ये शुरू का पार्ट है, जब हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करते हैं इन सारे क्वेश्चंस पे, क्या बोलते हैं, डीसी के क्वेश्चंस में। सो द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू विल डिपेंड ऑन द इनर चार्ज क्यू ओनली एंड इज गिवन बाय। तो देखो, तो बेसिकली अब खुद सोचो थोड़ा सा, अगर मैं इस चार्ज की वजह से लेट सपोज बेटा इनर सरफेस पर कहीं पर भी अगर मैं पोटेंशियल ढूंढ रहा हूँ, तो हम लोग को पता है बेटा इनर सरफेस पर कहीं पर भी पोटेंशियल प्लस चार्ज की वजह से होती है के क्यू बाय ए, बिकॉज इनसाइड अ कंडक्टिंग स्फीयर मतलब इनसाइड अ मेटालिक स्फीयर या कंडक्टिंग स्फीयर, आप लोग का क्या होता है पोटेंशियल की वैल्यू, इनसाइड एंड ऑन के क्यू बाय आर। इनसाइड एंड ऑन क्या होता है, के क्यू बाय आर। तो के क्यू बाय ए इसकी वजह से हो गया एंड माइनस के क्यू बाय बी आप लोग का ऊपर वाले चार्ज की वजह से हो गया आप लोग का पोटेंशियल। अभी के लिए बेटा ये चीज़ याद रख लो, फिर इन्होंने के क्यू कॉमन लिया, 1 बाय माइनस 1 बाय बी किया है और क्यू डिवाइडेड बाय वी आप लोग का फॉर्मूला हो जाता है कैपेसिटेंस का। ठीक है, अभी के लिए बस ये चीज़ याद रख लो, काम की चीज़ है बस। ठीक है, बाकी तो ठीक है। फिर सिलेंड्रिकल कैपेसिटर बेटा हट गया सिलेबस से, तो दिमाग मत लगाना, 2 पाई आर ये बहुत बड़ा इसका प्रूफ है, देखो फिर इस पर लॉग आता है जहाँ तक मुझे याद है, हाँ LNB बाय। ठीक है, चलो अब बेटा एग्जाम्पल्स करते हैं। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, एग्जाम्पल करते हैं। सो अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैज अ कैपेसिटेंस ऑफ 1 फैरेड इफ द प्लेट्स आर 1 mm अपार्ट। ये तो ठीक है बेटा, ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी, कैपेसिटर की वैल्यू डालोगे सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, 2 पैरेलल प्लेट्स वैक्यूम कैपेसिटर हैव एरिया A1 and A2 and equal plate spacing D, show that when the capacitors are connected in parallel the equivalent capacitance is the same as for a single capacitor। हम लोग को ये सारी चीज़ें पता है। ठीक है, हम लोग को पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का फॉर्मूला पता है कि पैरेलल प्लेट का फॉर्मूला C इज इक्वल टू C1 प्लस C2 होता है। ठीक है, जब पैरेलल में लगाते हैं कैपेसिटर्स को, एंड फिर अगर हम लोग C का फॉर्मूला A एप्सिलॉन नॉट बाई डी, दिस इज A1 एप्सिलॉन नॉट बाई डी प्लस A2 एप्सिलॉन नॉट बाई डी, सारे एप्सिलॉन नॉट बाई डी कैंसिल आउट हो जाएंगे, A1 प्लस A2 मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट, 2 spheres have radii A and B and their centers are at a d distance apart, show that the capacitance of this system is। तो ये बेटा अच्छा क्वेश्चन है, इसमें तुम लोग को जो अभी अभी मैंने बताया वही चीज़ लगेगी। ठीक है, तो इसको करते हैं बेटा, ए एंड बी रेडियस है एंड आप लोग को डी डिस्टेंस अपार्ट है। ये ए है, ये बेटा बी है और दोनों बेटा डी डिस्टेंस अपार्ट है। लेट सपोज, ऑब्वियसली मान के चल रहे कि बहुत ज़्यादा छोटे होंगे, रेडियस का इतना मैटर नहीं करेगा, लेकिन आज अगर तुमसे कोई पूछे कि लेट सपोज इसके पास V1 वोल्ट्स है, इसके पास V2 वोल्ट्स है, तो डेल्टा V क्या होता है बेटा, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, V1 माइनस V2, इतना तो मुझे पता ही है। ठीक है, चलो अब बेटा बात ये करते हैं, अच्छा इनके पास 2 spheres have and their centers are at d distance। ठीक है, तो ऑब्वियसली मुझे एक चार्ज का थोड़ा सा लेना पड़ेगा कि भाई किसको कितना चार्ज लेना है। अब ये हम लोग कैसे डिसाइड करते हैं कि किसको कितना चार्ज दें। ठीक है, देखो बेटा, जब भी आप कैपेसिटेंस की बात करते हो ना, जब भी हम लोग कैपेसिटेंस का क्वेश्चन करते हैं, तो आप ये मान के चलो कि एक प्लस क्यू है तो दूसरा वाला माइनस क्यू ऑटोमेटिकली होगा ही होगा, नहीं भी होगा तो इंडक्शन की वजह से हो जाएगा, और उसको अर्थ से कनेक्ट कर दो तो ठीक है, तो सारा पॉजिटिव चार्ज अर्थ पे चला जाएगा तो माइनस माइनस बच जाएगा। तो ये सारी चीज़ें आप लोग को कंसिडर करके ही चलनी है कि इसके पास बेटा प्लस क्यू चार्ज होगा, इसके पास बेटा माइनस क्यू चार्ज होगा, और हम लोग इसलिए इसके पास पोटेंशियल V1 लेंगे, इसलिए इसका पोटेंशियल V2 लेंगे, और हम लोग V1 माइनस V2 क्यों करेंगे, हायर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल। ठीक, ऑल राइट,
अब बेटा ज़रा ध्यान से समझो, अगर कोई मुझसे यहाँ पर पूछे, लेट सपोज इस पॉइंट पर कोई मुझसे पोटेंशियल पूछे, पोटेंशियल V1 इस पॉइंट का पोटेंशियल है ना, पोटेंशियल V1 इज सरफेस का पोटेंशियल। तो सरफेस के पोटेंशियल के लिए इस स्फीयर के वजह से, इस स्फीयर की वजह से जो आप लोग का ए रेडियस का स्फीयर है, ए रेडियस का अगर आप लोग के पास स्फीयर है, तो आप खुद एक चीज़ सोचो कि हम लोग को पता है पोटेंशियल एट द सरफेस ऑफ अ कंडक्टिंग स्फीयर इज बेसिकली इक्वल टू के क्यू बाई आर। कैन आई से के क्यू बाई आर, दैट इज के क्यू बाई ए। एंड वी नो ये चीज़ हम लोग ने बेटा डिराइव भी की थी, एंड वी नो एट अ distance small r outside the conducting sphere the potential is basically equal to k cube by small r। अगर आप लोग बाहर का डिस्टेंस लेते हो तो k क्यूब बाय बाहर का डिस्टेंस हो जाता है, और अगर आप सरफेस या अंदर लेते हो तो आप लोग का k क्यूब बाय कैपिटल R ही रह जाता है जो उसका रेडियस है। ये हम लोग ने एनसीईआरटी में प्रूफ किया था। तो बेटा इस स्फीयर की वजह से इस सरफेस पर k क्यूब बाय a हो जाएगा, क्योंकि पोटेंशियल एट दिस सरफेस, ठीक है, पोटेंशियल तो उसके सरफेस पर ही होगा ना हमेशा। इसकी वजह से बेटा इधर पोटेंशियल क्या लगेगा बाहर, जो क्या हो जाएगा बेटा माइनस के क्यू बाई डी हो जाएगा। क्यों डी? क्योंकि बेटा ये डी डिस्टेंस सेपरेटेड है, क्योंकि ये डी डिस्टेंस से सेपरेटेड है, ठीक है। ऑब्वियसली अब तुम बोलोगे सर डी प्लस बी ले लो, ठीक है, तुम बोलोगे डी प्लस बी ले लो। अब देखो यार, जब आप लोग को एक चीज़ पता है, आप लोग को एक चीज़ पता है कि हम लोग ना मान के चलते कि ये डी की वैल्यू ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा बड़ी है, ठीक है। अगर छोटी लेंगे तो ऑब्वियसली डी प्लस बी, डी माइनस है, ऐसी ऐसी चीज़ें आती रहेंगी, बट हम लोग मान के चलेंगे कि डी बड़ा है बहुत ज़्यादा, तो इसलिए इसकी वैल्यू ऐसे है। सिमिलरली बेटा अगर मुझे V2 कैलकुलेट करना है, सरफेस पर मुझे पोटेंशियल कैलकुलेट करना है, तो मैं कैसे कैलकुलेट करूँ? इसकी वजह से तो माइनस के क्यू बाई बी आएगा, और इसकी वजह से प्लस के क्यू बाई डी आएगा। वेरी गुड, समझ में आया? समझ में आया है ना, क्योंकि इसकी वजह से डी डिस्टेंस बाहर है तो प्लस के क्यू बाई डी लूंगा। तो अब बेटा बात आती है कि V1 माइनस वी टू निकाल लो, तो V1 माइनस वी टू क्या होता है बेटा, के क्यू बाय के क्यू 1 बाय ए माइनस 1 बाय डी है ना, हाँ माइनस आएगा, माइनस ऑफ माइनस 1 बाय बी प्लस 1 बाय डी, ठीक है। तो ये हो जाएगा आप लोग का के क्यू टाइम्स 1 बाय ए माइनस 1 बाय डी प्लस 1 बाय बी माइनस 1 बाय डी। तो hence your answer will come out to be 1 by a plus 1 by b minus 2 by d, ठीक है। और हमें लोग को पता है q डिवाइडेड बाय डेल्टा वी आप लोग का क्या आता है बेटा, कैपेसिटेंस। तो q डिवाइडेड बाय डेल्टा वी कर दो, तो ये आप लोग की वैल्यू क्या बन जाएगी, q अगर डेल्टा वी इधर जाएगा तो ये वैल्यू डिनोमिनेटर में चली जाएगी, तो आप लोग की वैल्यू हो जाएगी 1 बाय के टाइम्स 1 बाय ए प्लस 1 बाय बी माइनस 2 बाय डी, मतलब 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ऊपर चला जाएगा, और ये आप लोग का आंसर हो जाएगा। वेरीफाई करें? यस, ठीक है। अब ये प्लस माइनस 2 बाई डी क्यू, क्योंकि इन्होंने चार्ज, अगर आप इस वाले को माइनस क्यू दो और इस वाले को प्लस क्यू दो तो आप लोग की वैल्यू को अकॉर्डिंगली चीज़ों में चेंज आ सकता है। देखो इफ़ माइनस क्यू इज़ गिवन टू फर्स्ट पेयर, यही लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये वाली वैल्यू आप लोग की थोड़ी बहुत चेंज में आ सकती है, ठीक है। तो इसलिए इन्होंने बोला प्लस माइनस 2 बाई डी, मैंने मान के चला कि ये इसको प्लस क्यू दूँ, इसलिए ये वाला आंसर आया, ठीक है। शो दैट एज डी अप्रोचेज इन्फिनिटी द अबव रिजल्ट रिड्यूसेस टू दैट ऑफ 2 आइसोलेटेड स्फीयर्स इन सीरीज। तो डी अगर बेटा इन्फिनिटी अप्रोच कर गया तो ये वैल्यू 0 हो जाएगी, तो 1 बाई ए प्लस 1 बाई बी हो जाएगा। तो ये आप लोग का देखो ये आ जाएगा। तो इसको अगर आप ध्यान से देखो, इसको आप एलसीएम लोगे तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए बी अपॉन ए प्लस बी हो गया, तो जिसको तुम बेसिकली C1 इंटू C2 अपॉन C1 प्लस C2 के फॉर्मेट में लिख सकते हो, दैट इज़ 1 बाई सी प्लस 1 बाई C1 प्लस 1 बाई C2, ठीक है। तो ये इन्होंने प्रूफ किया है, एज सच इस पर अंदर कुछ है नहीं, ठीक है। एक बार देख लेते हैं बेटा, और यहाँ पर फिर हम लोग ख़त्म करते हैं इस वाले पार्ट को। कितना टाइम है? ये तो बहुत होगा, हाँ ठीक है। यहाँ पर एक बार इसको यार देख लें, इसमें कोई क्वेश्चन है इंट्रोडक्टरी में इंपॉर्टेंट। तो पैरेलल प्लेट एयर कैपेसिटर, कैपेसिटेंस दिया हुआ है, चार्ज और मैग्नीट्यूड दिया हुआ है, ईच प्लेट द प्लेट साइज दिस है, व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है यार। ये तो तुम कैलकुलेट कर सकते हो आप लोग का क्यू बाई सी से, एरिया ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी से, सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑन ईच प्लेट क्यू डिवाइडेड बाई ए से। चलो ये तो आप लोग का हो जाएगा, ठीक है।
two parallel plates have equal and opposite charges. When the space between the plate is evacuated, the electric field is E naught. When the space is filled with dielectric, the electric field is E. तो हम लोग को पता है E naught by K is equal to E होता है, तो 3.2 डिवाइडेड बाय आपका 2.5 K की वैल्यू आ जाएगी. ठीक है, हम लोग को पता है E is equal to E naught by K होता है. ठीक है, तो ये आप लोग कैलकुलेट कर लेना, यहाँ से आप लोग का आ जाएगा आंसर. ठीक है, तो बस ये भी हो गया, इसमें भी कुछ खास नहीं है बेटा. ठीक है, और हम लोग को पता है व्हाट इज द चार्ज डेंसिटी ऑन ईच सरफेस ऑफ द डाइलेक्ट्रिक. तो हम लोग को पता है सिग्मा आई इज इक्वल टू सिग्मा टाइम्स 1 माइनस 1 बाय के. हम लोग ने प्रूव किया था कि होता है, वरना तुम लोग कैसे याद रख सकते हो, ई नेट इज इक्वल टू ई माइनस ई नॉट माइनस ई आई. तो ई नेट विल बी द न्यू सिग्मा. तो वहाँ से आप लोग कैलकुलेट करने की कोशिश कर सकते हो. तो ई नेट को आप ई नॉट बाय के लिख लो, तो सिग्मा नॉट बाय के is equal to sigma naught minus sigma I. sigma I will be equal to sigma naught minus sigma naught by K. तो यहाँ पर आप लोग का ये फॉर्मूला से क्वेश्चन हो जाएगा सॉल्व. ठीक है, तो ऑल राइट, अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं बेटा, जो ऐसे टॉपिक्स हैं जो जेई के परस्पेक्टिव से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. तो वहीं पर हम लोग बात करते हैं बेटा मैकेनिकल फोर्स ऑन अ charge conductor की. We know that similar charges repel each other, hence the charge on any part of the surface of the conductor is repelled by the charge on its remaining part. The surface of the conductor does experience a mechanical force. तो यहाँ पर हम लोग को पता है कि सिमिलर चार्जेस ऑलवेज रिपेल ईच अदर. तो अगर एक पार्ट पर प्लस क्यू चार्ज हो गया तो उसके बाजू वाले पार्ट पर जस्ट माइनस क्यू चार्ज होगा, तो ऑब्वियसली फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रिपल्शन कुछ ना कुछ तो लगता रहेगा. ठीक है, सो हेंस द चार्ज ऑन एनी पार्ट ऑफ द सर्फेस ऑफ द कंडक्टर इज रिपेल्ड बाय द चार्ज ऑन इट्स रिमेनिंग पार्ट. तो यहाँ पर अगर आप लोग के पास प्लस क्यू है, तो यहाँ पर आप लोग के पास दूसरा अगर कोई प्लस क्यू होगा, तो उन दोनों के बीच आप लोग का रिपल्शन चलता रहेगा. The surface of the conductor does experience a mechanical force. The electric field at any point P near the conductor surface can be assumed as due to a small part of the surface of area, say delta S, immediately in the neighborhood of the point under consideration, and due to the rest of the surface, let E1 and E2 be the field intensities due to these parts respectively. Thus the total electric field is. तो total electric field अगर मैं बात करूँ E1 plus E2 इन्होंने कैलकुलेट की है at a point P, तो वो हो जाएगा सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट. E has a magnitude of sigma by epsilon naught at any point P. ये हम लोग को पता है. ठीक है, outside the conductor and is 0 at a point Q just inside the conductor. ये सारी चीज़ें हम लोग को पता है. ठीक है, अगर मैं E1 माइनस E2 करूँ, देखो आप ये चीज़ समझने की कोशिश करो यार, ये आया कहाँ से. चार्जेस आपके क्या रखे हैं. ठीक है, आप लोग के चार्जेस क्या रखे हैं, आप लोग का प्लस 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 चार्ज रखा है. तो इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा बाहर की तरफ जाएगी. ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा बाहर की तरफ जाएगी. ठीक है, और अगर मैं यहाँ पर बोलूँ, इधर जो इनसाइड द कंडक्टर है वहाँ पर आप लोग की इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा ज़ीरो जाएगी. ठीक है, और बस इन्होंने यही चीज़ इधर बोली है. तो देखो ये बहुत कुछ बोला है, मैं इसको अगर मैं बहुत ही सिंपल टर्म्स में बोलूँ ना, तो बहुत ही सिंपल टर्म्स में बोलूँगा, ये एक्चुअली में दिस इज़ अ वेरी मेहनती वर्क विच दे हैव डन. दिस इज बेसिकली अ वेरी मेहनती वर्क. सिंपल टर्म्स में अगर मैं समझाऊँ तो तुम खुद सोचो, सिंपल टर्म्स में अगर मैं तुम्हें समझाऊँ तो तुम खुद सोचो. तुम्हारे पास बेटा एक पैरेलल प्लेट है, तुम्हारे पास इधर एक पैरेलल प्लेट है. इस पैरेलल प्लेट पर तुम लोग का बेसिकली क्या हो रहा है, फोर्स लग रहा है. फोर्स क्या होता है बेटा, Q इंटू ई. फोर्स क्या होता है बेटा, Q इंटू ई नहीं होता क्या, होता है ना यार. ठीक है, फोर्स क्या होता है, Q इंटू ई होता है. हम लोग को पता है एक पैरेलल प्लेट का इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है यार, बोलो यार, बोलो यार, कितना होता है, कितना होता है, बोलो यार जल्दी. ई सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट नहीं होता क्या. ठीक है, तो बस ख़त्म हो गया बेटा. ठीक है, यहाँ पर आप लोग का ख़त्म हो गया. ठीक है, ये इतना सा है. अब अगर आप लोग को सब्सटीट्यूट करना है तो बात अलग है. तो Q की वैल्यू आप लोग सब्सटीट्यूट कर सकते हो, जो कि होता है सिग्मा इंटू एरिया इंटू सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट. तो आप लोग का आंसर आ जाता है हाफ सिग्मा स्क्वायर A डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट. ठीक है, तो ये आप लोग का आंसर आ जाता है अगर आप लोग को सिग्मा इंटू ए अगर आप Q की जगह वैल्यू सब्सटीट्यूट कर रहे हो तो. ठीक है, तो बस यही है फोर्स बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर. ठीक है, जो मैंने अभी अभी बताया. ठीक है, यही आप लोग का कहाँ गया,
मैंने अभी अभी कुछ गलत किया था क्या कैलकुलेशन में? अच्छा, इन्होंने क्यू के टर्म्स में निकाला है, तो क्यू के टर्म्स में, ठीक है. सो कंसिडर अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद प्लेट एरिया ए. सपोज अ पॉजिटिव चार्ज क्यू इज गिवन टू वन प्लेट and a negative charge minus q to the other plate. The electric field on the negatively plate due to positively charge is this. तो electric field is this. The magnitude of force is QE. तो ये चीज़ रख लो. और इन्होंने बेसिकली वही है, चार्ज कंडक्टर पर फोर्स निकाला, बात एक ही है आप लोग के लिए, ठीक है. अब बेटा बात करते, अब बाप रे ये क्या है, ठीक है. अ कैपेसिटर इज गिवन अ चार्ज कैपिटल क्यू. तो यार अब बात करते ये वाले एग्जाम्पल की, ठीक है. A capacitor is given a charge small q. The distance between the plates of the capacitor is d. One of the plate is fixed and the other plate is moved away from the other till the distance between them becomes 2d. Find the work done by the external force. अरे यार चलो, तो देखो सिंपल टर्म्स में अगर मैं बताऊं इसको, तो तुम्हारे पास बेटा सबसे पहले दो प्लेट्स थी, ठीक है. इस प्लेट पर जो फोर्स लग रहा था वो क्या लग रहा था बेटा, क्या लग रहा था इस प्लेट पर फोर्स? अभी अभी हमने प्रूफ किया था, हाफ टाइम्स सिग्मा स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, ठीक है. अब इस प्लेट को आप पहले आपके पास डी था, अब आपका डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, डी डिस्टेंस का. तो हम लोग को पता है वर्क डन कितना होता है बेटा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट. तो फोर्स कितना है, हाफ टाइम सिग्मा स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट इंटू डी, ठीक है. तो डिस्प्लेसमेंट हम लोग ने क्योंकि डी डिस्टेंस आगे कर दिया तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट लग गया. फाइनल आंसर बेटा क्या हो जाएगा, हाफ टाइम्स सिग्मा स्क्वायर की वैल्यू देखो क्यू स्क्वायर बाय ए स्क्वायर लिख सकता हूँ, इंटू ए इंटू डी डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट. ए के से ए कैंसिल, हाफ क्यू स्क्वायर डी डिवाइडेड बाय ए एप्सिलॉन नॉट. ये आप लोग का आंसर होगा और यही देखो आप लोग का आंसर है. खत्म हो गया. इतना कुछ खास नहीं था इस क्वेश्चन के अंदर, ठीक है, इतना कुछ खास नहीं था इस क्वेश्चन के अंदर. ये तो आप लोग का बेसिक क्वेश्चन था कि फोर्स है, डिस्प्लेसमेंट है, आप वर्क डन कैलकुलेट कर लो. ओ बाप रे, ओ इन्होंने तो काफ़ी ये भी अच्छी मेहनत की है. देखो हाफ क्यू स्क्वायर बाय सी फाइनल, हाफ क्यू स्क्वायर बाय सी इनिशियल, सी. ओ वाओ यार, ये दिस इज़ अ गुड ट्रिक, दिस इज़ अ वैलिड. यार ये चीज़ बहुत अच्छी लगी, ये ऑल्टरनेट सोल्यूशन मुझे ज़्यादा अच्छा लगा. मुझे पहला वाला तो डायरेक्टली दिमाग में स्ट्राइक हो गया, भाई फोर्स है मेरे पास, डिस्प्लेसमेंट है, सीधा फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट करूंगा, वर्क डन आ जाएगा. बट दिस इज़ वेरी गुड. वर्क डन इज फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी. गुड गुड, वेरी गुड यार. ये ऐसी चीज़ें जो होती है ना डीसी से, ये आप लोग के कॉन्सेप्ट को एनहांस करवाती है, ये आप लोग के कॉन्सेप्ट को एनहांस करवाती है, ठीक है. चलो बेटा, तो एक बार टाइम देख लेते हैं एंड फिर लेट्स स्टार्ट. तो रुक जाते हैं एंड फिर आगे बढ़ते हैं वापस. नेक्स्ट टॉपिक है बेटा कैपेसिटर्स इन सीरीज एंड पैरेलल, ठीक है. तो हम लोग को पता है ये वाली चीज़ें भी. इन अ सीरीज कनेक्शन द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑन ऑल प्लेट्स इज सेम. सारे प्लेट्स पर आप लोग का चार्ज सेम रहता है. द पोटेंशियल इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन अ इनवर्स रेशियो ऑफ द कैपेसिटी. तो इसके पास पोटेंशियल हो जाएगा क्यू बाई सी वन की वैल्यू, इसके पास क्यू बाई सी टू की वैल्यू. तो दस इन द फिगर इफ अ पोटेंशियल डिफरेंस वी इज अप्लाइड अक्रॉस द टू कैपेसिटर्स सी वन एंड सी टू, देन आप लोग का वी वन बाई वी टू इज इक्वल टू सी टू बाई सी वन हो जाएगा. क्योंकि आप लोग का क्यू इज इक्वल टू क्यू है तो सी वन वी वन इज इक्वल टू सी टू वी टू हो जाएगा, ठीक है. और यहाँ से आप लोग की v1 की वैल्यू आ जाती है सी टू अपॉन सी वन प्लस सी टू इंटू वी. कैसे आया बेटा, v1 डिवाइडेड बाय वी टोटल. वी टोटल इज v, सो v1 डिवाइडेड बाय वी टोटल इज इक्वल टू सी टू डिवाइडेड बाय सी टोटल, ठीक है, जो फॉर्मूला अपना होता है. तो यहाँ से बस आप लोग का आंसर आ जाएगा. सो हेयर इज द सी इक्विवेलेंट. द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ द सीरीज कॉम्बिनेशन इज डिफाइंड एज द कैपेसिटेंस ऑफ अ सिंगल कैपेसिटर फॉर विच द चार्ज क्यू इज द सेम एज फॉर द कॉम्बिनेशन. तो इक्विवेलेंट का मतलब ये होता है कि आप एक ऐसा कैपेसिटर बना दो जिसकी कैपेसिटी सारे कैपेसिटर से इक्विवेलेंट हो और उसका चार्ज तो सेम ही हो. क्यों चार्ज सेम रहेगा, क्योंकि सीरीज है बेटा. when the same potential difference V is applied across it. In other words, the combination can be replaced by an equivalent capacitor. We can extend this analysis to any number of capacitors. In a series connection, the equivalent capacitance is always less than any individual capacitance. ये तो हम लोग को पता ही है. For the equivalent capacitors of two capacitors, it is better to remember ये वाला formula, ठीक है. If n capacitors are equal capacity, तो आप लोग का C by n formula हो जाता है. In the figure,
ये आप लोग कैलकुलेट कर सकते हो। ये तो बेटा बच्चों जैसा क्वेश्चन है, ये हम लोग ने वैसे भी कैलकुलेट किया हुआ ही है, ठीक है। ये आप लोग का है 2 300, तो 2 इंटू 3 डिवाइड बाई 2 + 3 है ना, 2 इंटू 3 6, 6 डिवाइडेड बाई 5, तो आप लोग का आंसर हो जाएगा 1.2 माइक्रोफैरेड आप लोग का आंसर आ जाएगा। 1.2 आ गया, द चार्ज स्टोर्ड इन ईच कैपेसिटर, तो चार्ज तो आप लोग सीधा सीधा निकाल सकते हो CV से, ठीक है, CV से आप लोग सीधा सीधा निकाल सकते हो, ठीक है। तो 1.2 इंटू 100 कर दोगे तो आंसर 120 माइक्रोकूलम आ जाएगा, काम खत्म। द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच कैपेसिटर, वो भी आप लोग निकाल सकते हो, ये V1 है, ये V2 है, तो आपके पास क्योंकि चार्ज की वैल्यू है, आपके पास कैपेसिटर की वैल्यू है, काम खत्म हो गया, ठीक है। Q/C से V आ जाएगा। चलो, तो दिस इज इट। अब पैरेलल में तो है द अरेंजमेंट शोन इन दिस इज पैरेलल कनेक्शन। पैरेलल में हम लोग को पता है इंडिविजुअल के पास सारी पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है, तो बस यहाँ से Q1/Q2 इज इक्वल टू C1/C2 आता है। कैसे? Q1/C1 इज इक्वल टू Q2/C2 होता है। तो ये आप लोग का डायरेक्टली फॉर्मूला आ गया, Q1 डिवाइडेड बाई Q टोटल, दैट इज Q इज इक्वल टू C1 डिवाइडेड बाई C टोटल। तो यहाँ से ये चीज़ आप लोग की फॉर्मूला में आ जाती है। तो यहाँ से तो आप लोग का आंसर सीधा सीधा 6 आ गया, और फिर आप लोग कैलकुलेट कुछ भी कर सकते हो जो आप लोग को कैलकुलेट करना है, ठीक है। चलो, ये भी मेरे हिसाब से आप लोग कैलकुलेट कर सकते हो यार, ठीक है। तो ये दोनों पैरेलल में है, तो ये 6 हो जाएगा, 6 और 3 का आप लोग का 6 इंटू 3/6 + 3, जो कि हो जाएगा 2 माइक्रोफैरेड। 2 माइक्रोफैरेड आप लोग का वो निकलेगा, ठीक है। क्या निकलेगा आप लोग का 2 माइक्रोफैरेड? अच्छा, इसको एक को सॉल्व करके बताया, तो दूसरा वाला तुम लोग ट्राई कर लेना, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस को कैसे करते हैं बेटा, वो एक बार देख लो। ये बेटा, ये और ये पूरा सीरीज में आपस में, ठीक है, ये और ये पूरा बेटा सीरीज में आपस में, ये दोनों बेटा पैरेलल में, तो उसकी जगह मैं एक इक्विवेलेंट कैपेसिटर बनाऊंगा 6 का, ये 3 का। फिर इन दोनों का मैं इक्विवेलेंट क्या बनाऊंगा बेटा, इन दोनों का इक्विवेलेंट कितना बनेगा, 6 इंटू 3/6 + 3, डायरेक्टली फॉर्मूला C1 इंटू C2/C1 + C2, अगर दो कैपेसिटर सीरीज में होते हैं तो ये आप लोग का 2 माइक्रोफैरेड का आंसर बन जाएगा, ठीक है। अब आप खुद सोचो, आपके पास C है, आपके पास V है, CV से आप लोग के पास चार्ज आ जाएगा, तो C इंटू V से आप लोग के पास चार्ज कितना आ जाएगा, 30 माइक्रोकूलम। तो बेसिकली क्योंकि ये दोनों सीरीज में थे, क्योंकि इससे पहले ये वाली आप लोग की कॉन्फ़िगरेशन थी, तो इसके पास भी 30 माइक्रोकूलम हो जाएगा, और इसके पास भी बेटा 30 माइक्रोकूलम हो जाएगा, ठीक है। अब दिस 30 माइक्रोकूलम इसके पास तो हमें आ गया, अब बेटा इन दोनों के पास हम लोग का दीज 30 माइक्रोकूलम विल गेट सेपरेटेड, ठीक है। तो अभी हम लोग ने देखा था बेटा Q1 डिवाइडेड बाय Q टोटल, Q1 डिवाइडेड बाय Q टोटल जो कि 30 माइक्रोकूलम है, इज इक्वल टू C1 डिवाइडेड बाय C टोटल। तो Q1 के पास कितना आ जाएगा बेटा, C1 कितना है 4 इंटू 4 डिवाइडेड बाय 6 इंटू Q, दैट इज 30 माइक्रोकूलम। तो आंसर 20 माइक्रोकूलम इसके पास हो जाएगा, और 10 माइक्रोकूलम आपके पास इसके पास आ जाएगा, ठीक है। ये 20 + 10 इज 30, ठीक है। तो ये भी आप लोग का बेटा यहाँ पर आप लोग का ये टॉपिक भी ऑलमोस्ट हो गया खत्म। आई होप ये चीज़ समझ में आई होगी, कुछ भी नहीं समझ में आया होगा तो प्लीज़ बताना, ठीक है। अब बेटा ये जो चीज़ है ना, बस 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 ये मैं कल चालू करूँ, क्योंकि यार इस पर मुझे ना क्वेश्चन साथ में करवाने हैं, ठीक है। तो ये हम लोग आगे चालू करते हैं, लेकिन मैं सोच रहा हूँ एक जो टॉपिक बचा है ना बेटा कॉमन पोटेंशियल का, जो हम लोग का बैक पेज बची है एनसीईआरटी की, वो फटाफट से हम लोग आज के लेक्चर में ही ख़त्म कर लेते हैं, तो हमारा काम ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो बैक पेज लगा लेते हैं फटाफट से, क्योंकि अब हम लोग का टॉपिक्स तो सारे ख़त्म हो ही गए हैं, तो बैक पेज अब फटाफट से हम लोग करते हैं ख़त्म, ठीक है। बैक पेज का मैं सिर्फ ट्रिक्स बता दूंगा कि भाई ऐसे 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 से कर लो, तो आप लोग का काम खत्म हो जाएगा बैक पेज में, क्योंकि बैक पेज में आप लोग को, अच्छा ये तो पुरानी वाली है यार, ये तो पुरानी वाली है मेरे पास, एक सेकेंड, कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग को बेटा करना तो यहीं से था, एनर्जी स्टोर्ड, ठीक है, एनर्जी स्टोर्ड था, ये हम लोग ने पूरी की पूरी बात कर ली है, एनर्जी स्टोर्ड का फॉर्मूला हम लोग ने पूरा का पूरा देख लिया है, ये पूरा ख़त्म हो गया है अब आप लोग का, ठीक है।
बेटा ये वाला एक क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन हम लोग फटाफट से सॉल्व करते हैं और यही आप लोग का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है, ठीक है। चलो, तो अ 900 पिकोफैरेड कैपेसिटर इज चार्ज बाय 100 वोल्ट बैटरी। तो आपके पास 100 वोल्ट बैटरी थी, 900 पिकोफैरेड का आप लोग के पास क्या था, कैपेसिटी थी इसकी कैपेसिटर की, ठीक है। हाउ मच इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी स्टोर्ड, तो हाफ सी वी स्क्वायर बेटा फॉर्मूला हो जाएगा, ठीक है। हाफ इंटू सी जो कि है 9 पिकोफैरेड, 9 इंटू 10 की पावर -10 हो जाएगा, पिको इज 10 की पावर -12, हाफ सी वी स्क्वायर मतलब 10 की पावर 4 बन जाएगा। तो आप लोग का आंसर आ जाएगा 4.5 इंटू 10 की पावर -6 जूल्स, ठीक है। चलो, द कैपेसिटर इज डिसकनेक्टेड फ्रॉम द बैटरी एंड कनेक्टेड टू अनदर 900 पिकोफैरेड कैपेसिटर, व्हाट इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी स्टोर्ड बाय द सिस्टम। तो ये बेटा बहुत ही प्यारा क्वेश्चन में से एक है। इसमें बेटा वही कॉमन पोटेंशियल का क्वेश्चन लगता है। क्यों कॉमन पोटेंशियल का क्वेश्चन लगता है, जरा ध्यान से देखेंगे हम लोग, इसको समझने की कोशिश करेंगे। तुम एक चीज बेटा सोचो, ये अनचार्ज्ड है, ये बेटा अनचार्ज्ड है, तो इसके पास बेटा तुम इसको ये चीज समझो, ये कंडक्टर है जिसके पास चार्ज 0 है, इसके पास बेटा कितना चार्ज था, सीवी से कैलकुलेट हो सकता है। तो अगर मैं देखूं 9 इंटू 10 की पावर -10 कैपेसिटी थी इंटू 10 की पावर 2, तो 9 इंटू, या मैं बोल सकता हूँ 90 नैनो कूलम आप लोग का आंसर होगा। नहीं, 9 इंटू 10 की पावर -8 आ रहा है ना, हाँ, तो 90 नैनो कूलम आप लोग का आंसर होगा, ठीक है। इसके पास 90 नैनो कूलम चार्ज है, ठीक है। अब दो चीज़ें से आप समझ सकते हो बेटा, इसके पास चार्ज 90 नैनो कूलम है, इसके पास चार्ज 0 है, या आप बोल सकते हो इसके पास 100 पोटेंशियल है, इसके पास अभी के लिए 0 पोटेंशियल है। अब आप खुद सोचो बेटा, चार्ज इधर से इधर जाएगा नहीं क्या, चार्ज इधर से इधर जाएगा ना, जाएगा कि नहीं जाएगा बेटा, जब वो कनेक्ट करेगा तो कॉमन पोटेंशियल वाला क्वेश्चन नहीं हो गया, ये हो गया ना कॉमन पोटेंशियल वाला क्वेश्चन, समझ में आया। तो हम लोग को पता है बेटा वी कॉमन क्या होता है, वी कॉमन क्या होता है, वी कॉमन इज बेसिकली क्यू नेट डिवाइडेड बाय सी नेट। तो क्यू नेट हमारा पास कितना है बेटा, 90 नैनो कूलम, ठीक है, डिवाइडेड बाय आप लोग का सी नेट कितना है आप लोग के पास, 900 प्लस 900 बेटा 1800 पिकोफैरेड। तो 90 नैनो कूलम को 9 इंटू 10 की पावर -8 लिख लेता हूँ, और इसको लिख लेता हूँ 18 इंटू 10 की पावर -10, ये 2 हुआ, ये आप लोग का 100 बन जाएगा। तो आप लोग का 50 वोल्ट्स आप लोग का कॉमन पोटेंशियल आ जाएगा, ठीक है बेटा। तो व्हाट इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी स्टोर्ड बाय द सिस्टम। अब ये वाला सिस्टम का बात करें तो इनिशियल केस में हाफ C1 V1 स्क्वायर प्लस हाफ C2 V2 स्क्वायर लगाना था बेटा। ऑब्वियस सी बात है, अगर ये तुम लोग को दिख नहीं रहा है तो हाफ C2 V2 स्क्वायर लगा था, क्योंकि इसके पास बेटा पहले तो पोटेंशियल ही 0 थी, तो ये वाले पार्ट आप लोग का 0 बन जाएगा। तो जितनी आपके पास एनर्जी थी उतनी आपके पास एनर्जी ऑफ द सिस्टम इधर भी रहेगी। दूसरे केस में क्या हो जाएगा बेटा, हाफ C1 V कॉमन स्क्वायर प्लस हाफ C2 V कॉमन स्क्वायर। तो हाफ ऑफ C1 प्लस C2 इंटू V कॉमन स्क्वायर आप लोग का आंसर हो जाएगा। वैल्यू कैलकुलेट कर लेना बेटा, 50 स्क्वायर से आप लोग का वो आ जाएगा 2500, और हाफ टाइम्स 1800, तो हाफ इंटू 1800 इंटू कितना हो जाएगा 2500 इंटू 10 की पावर -12 इंटू आप लोग का आ जाएगा 2500, ठीक है। तो कुछ ऐसा कुछ बनेगा बेटा, ये आप लोग का 900 है, ठीक है, 2040, तो 10 की पावर -8 हो गया, 9 इंटू 25 इज 225 बेटा, तो 225 इंटू 10 की पावर -8 आ जाए। मैं बहुत गंदा लिख रहा हूँ, बट तुम लोग ये चीज़ कैलकुलेट कर सकते हो, और टेक्स्ट बुक में भी मेरे हिसाब से दिया हुआ ही है। सो 225 इंटू 10 की पावर -8 आएगा तुम्हारा आंसर, जो कि है 2.25 इंटू 10 की पावर -6। तो आप लोग की एनर्जी जो डिफरेंस हो जाएगी, जो डिसिपेट भी हो जाएगी, वो 2.25 इंटू 10 की पावर -8 हो जाएगी, इन दोनों को माइनस करने के बाद। और अगर आप एनर्जी स्टोर्ड बाय द सिस्टम आफ्टरवर्ड्स देख रहे हो तो 2.25 इंटू 10 की पावर -8 आ जाएगी, ठीक है। तो ये देख लो, हाँ देख लो बेटा, वही आंसर है,
तो ट्रांजिएंट करंट, ये मैंने तुम लोग को पूरा का पूरा समझाया है कि ऐसे में जब आप लोग का पोटेंशियल होता है तो आप लोग का करंट फ्लो होगा, जब आप लोग का कॉमन पोटेंशियल है क्योंकि चार्ज एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है और फिर वो हीट जनरेट करेगा जिसकी वजह से आप लोग का लॉस हो जाएगा। अब ये बेटा मेरे पास ये पुरानी बुक है, यही बेटा वैन डी ग्राफ जनरेटर वाला, ये लोग बोल रहे थे ना जनरेटर लॉ, बेटा यही वो जनरेटर लॉ है। ये पहले था हम लोग के सिलेबस में, हमारे टाइम तो था बट अब ये रिड्यूस हो गया। देखो अब मुझे ना बेटा ये सारी चीज़ें नहीं पता है कि कितना कितना है, एक सेकेंड पहले तो मैं टाइम देख लूँ, है अभी तो मुझे इसमें ना एक सेकेंड, एनसीईआरटी की लेटेस्ट एक्सरसाइज मेरे पास नहीं है, बाकी एक बार हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, जो जो मुझे पता है वो हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। या ऐसा करें, एक अलग सा मैं एनसीईआरटी का सोल्यूशन डाल दूंगा बैक पेज का, ठीक है, जो 1 घंटे की आधे घंटे की होगी अलग से डाल दूंगा, वो कभी भी तुम लोग वेरीफाई कर लेना अपने लिए बोर्ड्स के पर्सपेक्टिव से। बाकी तो बच्चों जैसे क्वेश्चन है यार सारे टाइप के, जब डीसी अब लग रही है, डीसी अब समझ में आ रही है तो अब हो ही जाएगा, है ना। चलो तो आज यहीं पर ख़त्म करते हैं। दिस इज योजित यार, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड आई होप तुम लोग को डीसी का जो शुरुआत का कॉन्सेप्ट है वो अभी तक क्लैरिटी के साथ मिला होगा, प्लस तुम्हें कैपेसिटर्स अब समझ में आ गए होंगे। ये समझ में आने के बाद अब हम लोग बेटा जो नेक्स्ट लेवल चीज़ जाएंगे वो है आरसी सर्किट्स के ऊपर, ठीक है, लेकिन वो मेरा काम है 3rd चैप्टर में जाने का, मैं 2nd चैप्टर में वो नहीं जाऊँगा। जो रिमेनिंग पार्ट है डीसी का वो कंप्लीट करने के बाद आई एम गोइंग टू द 1st चैप्टर ऑफ डीसी इटसेल्फ, ठीक है, बैक पेज करने के बाद 1st चैप्टर डीसी में जाएंगे एंड वो सारे खत्म करने के बाद वी विल बी कंप्लीटिंग दिस सेट ऑफ, इसके PYQs करके हम लोग पहले 2 चैप्टर्स को बाय बाय बोलेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच, जय श्री राम।